Hello, a very good morning, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I'm your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji ke Saath Guruvar. So, friends, today, as you all know, we are on the 74th lecture, and we are very glad to announce that we have completed 74 lectures. Okay, and we are blessed today again with a duo actually. So we are going to have double dhamaka today. So and Dr. Promila Nehra madam and Dr. Yogesh Malhotra sir will be uh, giving us some insights about the joint pains. So be ready. And a little introduction about sir and madam. So Dr. Pramila madam and Dr. Yogesh sir come from same college, that is Lord Mahavira Homeopathic Medical College, Ludhiana, Punjab. And they are practicing homeopathy since last 2 decades. And they are working in a group that is DARE. Madam has founder and president of the group DARE, and Dr. Yogesh sir is the general secretary. Uh, they are giving lectures through that group also. So we are blessed to have both of them today, and we will be learning a very beautiful chapter, that is joint pains. So welcome Promila madam, and welcome Yogesh sir. Welcome both of you. थैंक यू मानसी, थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ डियर ऑल्सो। अच्छा लगता है आपके प्लेटफॉर्म पे आके। थैंक यू। आज का हमारा जो टॉपिक है जॉइंट पेन्स है ना। जॉइंट पेन्स को हम समझने से पहले जॉइंट को थोड़ा समझते हैं। जॉइंट क्या है? दो बोन्स जब मिलके बनती हैं, है ना, जब वो मिलती हैं तो वो जॉइंट बनता है। तो इसमें कुछ पार्ट्स जो साथ देते हैं एक जॉइंट बनाने के, वो है कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, लिगामेंट, टेंडन्स, इसके अलावा बर्सा, साइनोवियल फ्लूइड और मनिस्कस। ये 7 चीजें मिलकर एक जॉइंट को बनाते हैं। जो जॉइंट की जितने भी पेन्स हैं, डिजीजेस हैं, वो इन्हीं चीजों में रहते हैं। मतलब ये इसका एक हम एनाटॉमी समझ सकते हैं, जिससे हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इसमें पेन्स आते हैं। पेन्स जानने के लिए हमारे पास मरीज को नहीं पता होता कि उसका डायग्नोज क्या है, तो वो हमारे पास जब आता है हमें पता होना चाहिए कि क्या है। मेरी जो प्रैक्टिस है पैथोलॉजी पेशेंट्स के ऊपर ज्यादा है, तो माइंड से जाते हुए हम कर सकते हैं। माइंड को मैं एक एंट्री पॉइंट समझती हूँ मेरी प्रैक्टिस में। मेरे लिए वो एक एंट्री पॉइंट होता है। अगर कुछ माइंड का सिम्टम मिल जाए, वो भी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज मैं ले रही हूँ फिजिकल जर्नल्स और डिजीज के सिम्टम्स लेने कैसे है। अक्यूट फेज जो उस समय बीमारी में सबसे ऊपर रहता है, मरीज जो कंप्लेंट करता है हमको, वो सिम्टम्स उठाने हैं। और साथ में उसकी क्रॉनिसिटी, जो उसका बेस है डिजीज का, वो ये तो मुझे पिक करना होता है केस में से। इसको कोरिलेट कैसे करते हैं हम मेडिसिन से, मटीरिया से। वो मेडिसिन जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन वहां पर रहे, जिसके लिए मरीज आया है, स्फीयर ऑफ एक्शन वहां पे रहे, जिसकी मोडालिटीज मैच कर जाए, जिसका कोर्स ऑफ डिजीज उस कोर्स ऑफ मेडिसिन के साथ मैच कर जाए। मतलब हमें किसी भी डिजीज को डील करने से पहले उसका पूरा डिजीज कोर्स मालूम होना चाहिए, उसके प्रोग्नोसिस मालूम होने चाहिए, उसके रिस्क फैक्टर मालूम होने चाहिए, जिससे हम बेहतर तरीके से उस डिजीज को हैंडल कर सकते हैं। अगर हमका प्रोग्नोसिस और उसके रिस्क फैक्टर्स नहीं मालूम होंगे और डिजीज अंदर से पैथोलॉजी बढ़ती जा रही होगी, तो हम कई बार भटक जाते हैं। जैसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं कि हमारी मेडिसिन से उसकी सीवियरिटी जो होती है, जो उसके फिजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो निकल जाते हैं। और मरीज हमेशा ओके फील करता है कि आई एम ओके, ये डॉक्टर बढ़िया है। लेकिन जैसे ही हम अपन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पैथोलॉजी बढ़ गई है। वो क्या है? इसीलिए क्योंकि हम जब उसको
मेडिसिन दे रहे हैं, हम कई बार उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देना गलत बात नहीं है, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन जानना, पर हर बार वो ही देना, और खास करके जब कोई पैथोलॉजी का आ जाए जिसमें फिजिकल उसका काफी डैमेज हो रखा हो, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को देने का तरीका है। आप एक्यूट निकालिए सॉरी, आप एक्यूट निकालिए, जब उसका फेज आएगा ना, नॉर्मल फेज आएगा, जब वो सही हो रहा होता है, उस समय वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिट कीजिए, ताकि उसका रिलैप्सिंग का पीरियड बढ़ जाए, वो जल्दी से रिलैप्स होके वापस ना आए। ठीक है, कुछ डिजीजेस तो एक ही बार आती हैं लाइफ में, निकल जाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आया गया और फिर वापस आया, तो मरीज को लगता है बार बार ये क्यों हो रहा है। तो उसमें भी हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो बीमारी आ रही है वापस क्यों आ रही है, आनी भी थी या नहीं आनी थी, या ये डिजीज का कोर्स ही ऐसा है कि ये वापस आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आज ज्वाइंट पेन्स है, ज्वाइंट पेन्स का मैंने ये बताया कि ज्वाइंट बनता कैसे है। अब देखते हैं कि इसमें कॉजेशंस क्या क्या रहते हैं, किस किस वजह से ज्वाइंट पेन रहता है। हमारी क्लिनिक्स में किस लिए आते हैं मरीज ज्यादातर? गठिया के लिए, अर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, गाउट हो गया, है ना, ये मेजर हमारे कनेक्शंस जो मरीज के साथ बन पाते हैं ये है। अदरवाइज नंबर ऑफ कॉजेज हमारे पास रहते हैं, जिसमें क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें अर्थराइटिस है, ल्यूपस है, सार्केडाइसिस हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीजेस में अर्थराइटिस आता है, आरए, रिमेटिक अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, बर्साइटिस हो गया, गाउट हो गया, इंजरीज, फ्रैक्चर हो गया, या आपके किसी को हर्ट हो गया, ब्लंट इंजरी कोई भी हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोमिलाइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, टेंडाइटिस, ओवर यूज कई बार किसी अपने ज्वाइंट को करने से, वो भी जैसे बच्चे जैसे फोन चलाते हैं, अंगूठे बहुत चलाते हैं, तो स्टिफनेस आ जाती है, या शेप ऑफ ये थंब चेंज होने लगती है ना, ये हो गया। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्पाइन का तो कुछ भी, वो भी ज्वाइंट्स में ही आता है। बोन कैंसर्स, नेक्रोसिस हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसमें भी हमको कई बार ज्वाइंट पेन्स रहने लग जाते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, बहुत ज्यादा फैटीग होगी मसल्स की। हेपेटाइटिस बी एंड सी में, जिसमें एचसीवी लीड्स जो करता है वो इम्यून सिस्टम को उंगली करता है, जिस वजह से हमें ज्वाइंट पेन रहता है, और हम कभी सोचते भी नहीं हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से है। अगर हमारे पास हेपेटाइटिस का कोई पेशेंट आता है विद ज्वाइंट पेन, तो हमें लगता है कि ज्वाइंट पेन अलग आ गया, पर नहीं, आप चेक कीजिए कि पीछे कुछ और डिजीज तो नहीं है। आपको अपनी रेमेडी बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हेपेटाइटिस ठीक होता जाएगा ज्वाइंट पेन रिकवर हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म, अंडर एक्टिव ऑफ थायराइड, अगर थायराइड के पेशेंट के साथ ज्वाइंट इश्यूज हैं, इलाज किसका करना है? थायराइड का ही करना है, स्विच मत करना उसको कभी भी अपने प्रोसेस को। लिकीमिया, रिमेटिक फीवर हो गया, रिकेट्स, ओवरवेट, और कुछ इन्फेक्शंस हो सकती हैं बॉडी की, मम्प्स हो गया, फीवर में हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, कुछ कुछ भी, बैक्टीरियल हो गया, वायरल फीवर हो गया, कुछ भी, डेंगू में होता है, और चिकनगुनिया, ये हमारे कॉजेज हैं। कॉजेज में मैंने ये क्या बताया है कि अगर आपका कॉज कहीं आपको पता है, आपकी कोई पहले ऑलरेडी एक बीमारी का इलाज चल रहा है, जैसे हेपेटाइटिस बी का चल रहा हो, आपका थायराइड का इश्यू चल रहा हो, आप उसको बीच में से सडनली ज्वाइंट इश्यू आ गया है, तो आपको मेडिसिन कैसे देखनी है? जिससे आपका थायराइड रिकवर हो रहा हो, वो मेडिसिन पिक करनी है जिसमें थायराइड रिकवर होता हो, और जिसमें ज्वाइंट इश्यू प्लस ऐड हो रहा हो, वो परफेक्ट मेडिसिन रहेगी। ठीक है, जैसे ही मरीज ठीक होता है, आपको हिट क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग मयाजमेटिक से, जिसको इंटरक्रंट रेमेडीज हम बोलते हैं, वहां पे आप ये यूज कीजिए, ताकि वो लंबे समय तक ठीक रहे। कुछ ज्वाइंट पेन्स आते हैं, आके चले जाते हैं, सही हो जाते हैं। कहाँ कहाँ सही नहीं होते? जहां पर डैमेज ज्यादा रहता है, ऑस्टियोप्रोसिस, जहां पे ये रगड़ से, फ्रिक्शन से हमारी बोन्स जो है डैमेज होती हैं, भुट जाती हैं, है ना, वहां पे जो डैमेज हो गया है, हो चुका है, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन जो कमिंग डैमेज है हम वहां पे उसको रोक सकते हैं। इसके साथ कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जो वापस आती है, कौन सी है? जो ऑटोम्यून है। ऑटोम्यून क्या है? वहां पे ट्रिगर के साथ आती है, वो जेनेटिक मेकअप है, हम साथ लेके पैदा हो रहे हैं उस डिजीज को, वो दिखेगी नहीं, वो मिलेगी नहीं हमको,
वो सडन कोई ट्रिगर आया, कोई इमोशनल ट्रिगर, कोई स्ट्रेस, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, वहां से ट्रिगर होके ही हमारी बॉडी के बाहर हमें दिखने लगती है, हमें महसूस होने लगती है, जिसके लिए हम भागते हैं। और दवाइयों से क्या होता है, पेन्स चले जाते हैं और हमको क्या लगता है कि ये सही है। रिपोर्ट्स करवाना, रिपोर्ट्स में नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, इट्स ओके, लेकिन अपने मरीज को बता के रखना कि ये ऑटोम्यून है, ये वापस कभी भी आ सकता है, जब भी वापस आए वापस हमारे पास ही आए। तो हम दो मेजर बीमारी, आर्थराइटिस में ऑटोम्यून डिजीज है, बॉडी खुद अपने आप को, ज्वाइंट्स को इफेक्ट कर रही होती है, वहां पे अपने बॉडी के सेल्स ही बॉडी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ऑटोम्यून है, वो जेनेटिक मेकअप है। गाउट हम दे रहे हैं अपने आप को, कैसे दे रहे हैं, यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करके। आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है दोनों की, हम क्या कर चेक कराते हैं, यूरिक एसिड, एक्सरे, दोनों में करवा सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, गाउट में यूरिक एसिड और एक्सरे एमआरआई करवा सकते हैं, अर्थराइटिस में सीआरपी, ईएसआर, ये ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। रूट कॉज मैंने बताया गाउट का क्या है, रिच प्रोटीन की वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए, फिल्ट्रेशन कम हो जाए किडनी की। और देखो स्टडीज देखो हमारा कैसे हम एक रास्ता बनाते हैं कि प्रोटीन ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि बॉडी के अंदर रह जाता है, फिल्टर नहीं हो रहा। फिल्टर कौन नहीं कर रहा, किडनी नहीं फिल्टर कर रही। अब हम रिस्क फैक्टर्स में देखेंगे कि किडनी ही सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। गाउट जो है लोअर पार्ट्स को, मतलब पैरों की उंगलियां या पैरों में ज्यादा सबसे पहले इफेक्ट करता है। और जो अर्थराइटिस है वो किसी भी पार्ट को, सारे पार्ट्स को ऑलमोस्ट इफेक्ट जल्दी करता है। सिंगल पार्ट में ज्यादा रहेगा गाउट, अर्थराइटिस मल्टीपल एरियाज में हमको मिलता है। गाउट में क्या रहेगा, स्वेलिंग रहती है ज्वाइंट्स की, और बोन फॉर्मेशन थोड़ी अबनॉर्मल हो जाती है, गांठें ऐसे महसूस होने लगती हैं यहाँ पे ना, टॉफे ही हो जाते हैं यहाँ पे। अर्थराइटिस में क्या होता है, चेंजेस रहती है अपीयरेंस, मतलब ये टेढ़े हो जाते हैं, और मोबिलिटी में थोड़ा इफेक्ट आता है। मोबिलिटी में गाउट पे भी इफेक्ट आएगा, लेकिन वहां पे अपीयरेंस चेंज नहीं होगी, ये टेढ़ी नहीं होती, ये गांठ थोड़ी मोटी हो सकती है। कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं रहता गाउट का, लेकिन अर्थराइटिस में मॉर्निंग में फ्लेयर होता है और ठंड में ज्यादा फ्लेयर होता है। गाउट में वार्मथ जो है पेन को इंक्रीज करती है, कभी भी देखना। अर्थराइटिस में ठंड जो है वो इसके पेन्स को सीवियर कर लेती है। अब हम इसके देखते हैं रिस्क फैक्टर। जब भी कोई बीमारी को देखो, उसके रिस्क फैक्टर हमेशा देखना, क्योंकि सडनली कोई और पार्ट बॉडी का इन्वॉल्व होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए ये हमारा ही रास्ता है, हमारी बीमारी का रास्ता है, या कोई नई बीमारी आ गई। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं नहीं ये नई बीमारी आई है, ये हमारा रास्ता नहीं है, हम तो इस रास्ते पे थे, ये कोई नया ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है तो आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए। नहीं, वो कई बार हमारा ही ट्रीटमेंट गलत होता है, जिस वजह से बीमारी आगे बढ़ गई है। प्रोग्नोसिस देखना इसीलिए जरूरी है, उसको समझना। रिस्क फैक्टर्स में क्या है गाउट में, कि आर्टरीज नैरो हो रही होती है, जिसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है गाउट में। ऑस्टियोआर्थराइटिस रह सकता है, क्योंकि हार्ट टफाई रहते हैं यहाँ पे, तो बोन्स जो है फ्रिक्शन की वजह से, ये जब हम फ्रिक्शन होएगी ना, बोन चलेगी, ये ज्वाइंट चलता है, और यहाँ पे हाथ टफाई होंगी, तो बोन क्या है, एक दूसरे से रगड़ के खराब होने शुरू हो जाती है। और जब यूरिक एसिड बढ़ता है, किडनी उसको फिल्टर नहीं करती है, तो वहां पर स्टोन्स बनते हैं। अब अगर किडनी के स्टोन देखोगे ना, वो भी 4-5 टाइप के आपको मिलेंगे, जहाँ पे कैल्शियम का स्टोन है, ऑक्जेलेट है, अलग अलग है, और साथ में यूरिक एसिड का स्टोन है। कभी भी यूरिक एसिड के स्टोन बनने शुरू हो जाए बॉडी में, आप यूरिक एसिड वो मेडिसिन दीजिए जो जिसमें यूरिक डायथिसिस हो, जैसे बेंजाइक एसिड है ना। आप वही मेडिसिन दीजिए जिसमें यूरिक एसिड डायथिसिस है, और साथ में मेड्राइनम का इंटरकरंट रेमेडी इतना एक बार यूज करके देखना, वो जो टेंडेंसी है ना यूरिक एसिड बनने की ज्यादा, वो टूट जाती है। और जब स्टोन ज्यादा बनते हैं तो प्रोस्टेट के इश्यू आ सकते हैं, यहाँ पे अंडर एक्टिव थायराइड भी रहता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी रह सकता है, जिसको गाउट है। रिस्क फैक्टर्स में मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं अर्थराइटिस की। वहां पे क्या है कि एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा,
जो डिजीज को बढ़ाता है। मीनोपॉज एज में इश्यूज आते हैं लेडीज को, आपने देखा होगा अर्थराइटिस में ट्रिगर मिलता है या फिर प्रेगनेंसी में, ये याद रखना। यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम जाता है। अगर ये लेवल्स कम ज्यादा हो जाएं तो अर्थराइटिस को ट्रिगर मिलता है। अगर किसी के जेनेटिक मेकअप में अर्थराइटिस है, ये हमें पीछे से पता लग सकता है फैमिली हिस्ट्री से, ठीक है। मीनोपॉजल इश्यूज में बहुत अर्थराइटिस के इश्यूज रहेंगे। स्मोकिंग जो है ये इस डिजीज को बढ़ा सकती है। किसी को अर्थराइटिस है, स्मोकिंग ना करे। अगर स्मोकिंग, कोई स्मोकर के पास आप बैठते हो, वो धुआं भी आपके अंदर जाता है तो भी आपके पेन्स को बढ़ा सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है ज्वाइंट्स की। इससे जो दूसरे इन्फ्लामेशन से डैमेज हो रहे हैं पार्ट्स, वो क्या है, लंग्स, प्लूरेसी आएगी, पल्मोनरी फाइब्रोसिस का इश्यू आ जाएगा, हार्ट में पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि इन्फ्लामेशन होएगी वेसल्स, ब्लड वेसल्स में अगर इन्फ्लामेशन होएगी तो वास्कुलाइटिस हो जाएगा। ड्राई आईज का इश्यू रहेगा, ड्राई माउथ रहेगा, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वहां पे डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं अर्थराइटिस में। आप देखना बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अर्थराइटिस के, जॉइंट पेन्स के, अगर पूछोगे तो उनका मुंह सूख रहा होता है। वो पार्ट ऑफ डिजीज है। रेमडी भी वैसे ही पिक करना जिसमें ज्वाइंट पेन्स हो विद ड्राई माउथ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ब्रायनिया इज द मेडिसिन, एक बार करके यूज देखना। वेसल्स की थिकनिक हो जाती है, नैरो हो जाता है, और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है अर्थराइटिस। ये हमेशा याद रखना। यहाँ पर हार्ट बहुत जल्दी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको मेजर बताया, ठीक है जी। गाउट और अर्थराइटिस का आपको डिफरेंस, जिससे हम इजीली पेशेंट को गाइड कर सकते हैं अपने प्रोग्नोसिस के साथ, डिजीज के प्रोग्नोसिस का साथ हमें ट्रीट करना इजी रह जाता है। अब एक मैं केस आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ये केस की डेथ हो गई थी। देना बेटा रिपोर्ट, मानसी। जी मैम। ये अर्थराइटिस का केस है। ये रिपोर्ट होगी 19 की, हाँ जी। और इसमें सीवियरिटी देखिए 600 से ऊपर है। मानसी प्लीज जूम करना बेबी। जी ये देखिए ये पहली रिपोर्ट है। सेकंड रिपोर्ट दिखाना बेटू। जी हम पहले रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम केस को लेते हैं, फिर इजी रहेगा, फ्लो नहीं टूटेगा मेरा। आप दूसरी रिपोर्ट दिखाओ, जूम करना बाबू। जी ये देखिए वो जनवरी की रिपोर्ट थी, ये है अप्रैल की। जी इसमें देखिए 600 से डाउन जाके कितना गया, 66। नंबर 2। नंबर 3 दिखाना बेटा। ये है आपकी नवंबर 2019, नेगेटिव, ठीक है जी। यहाँ पे नेगेटिव आया। नंबर 4, ये रिपोर्ट कौन सी डेट की है, ये जनवरी 2020, अगेन नेगेटिव। नंबर 5, ये बीच बीच में से मैंने मिस करी है, अप्रैल 2021 नेगेटिव। नंबर 6, जून 2021 नेगेटिव, ठीक है। अब एक और मैं चीज बताती हूँ, जब भी पेशेंट किसी भी डिजीज के साथ विद रिपोर्ट और आपको उसकी रिपोर्ट में बहुत ज्यादा सिवियरिटी दिखे और सेकंड रिपोर्ट में एक ड्रास्टिक चेंज आए ऊपर से सीधा नीचे, जैसे इसमें 600 से 66 गया, वहां पे ये नहीं है कि अब उसके बाद मरीज को हैंडल करना इजी हो जाएगा, उसके बाद मरीज को हैंडल करना और टफ हो जाता है। क्यों? वो एक, क्या वो रिपोर्ट के बाद से कराया है, इसमें इसकी सीवियरिटी गई है सिर्फ मरीज की, क्योंकि वो फ्लेयर हो रहा था, उसको ट्रिगर कोई स्ट्रोक होगा जहां से उसकी सीवियरिटी हमने पिक करी और एकदम से नीचे चला गया। अब क्या रह गया है 66 पे जाके, अब डैमेज है, यहाँ पे धीरे 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 ही नीचे जाएगा। और डैमेज इतना ज्यादा होता है, वो एक मात्रा के बाद उसकी रिपोर्ट में कुछ चेंज नहीं आ रही हो जाता है। जब हम सीआर के केसेस में
अगर उसका बहुत लंबे टाइम तक CRF 13-14 तक रहता है तो 2 या 3 पर जाके अटक जाता है, 3 और 4 पे, उससे नीचे नहीं जाता क्योंकि वो डैमेज है किडनी का, उससे नीचे जा ही नहीं सकता। डैमेज को रिपेयर करना लंबा टाइम लगता है, सालों से 3-4 साल लगता है, और कितना रिपेयर होगा वी कांट से। सीटी एक बार निकाल के ओके, अगर आपको उसकी मैनेजमेंट अच्छे से भी आपके सजेशंस तो यहाँ पे इसके जी जी जी। ओके जैसे ये 600 पर आए थे, सर्दी थी बहुत ज्यादा, और उनको ट्रिगर्स थे, मीनोपॉजल एज था, ट्रिगर्स भी थे, घर के हालात भी उनके वैसे थे, और जो वो सिम्टम्स लेके आए, शिफ्टिंग पेन, और जो उनका सनोवियम का इशू आया, स्वेलिंग थी उनको, है ना, जितने भी इशू आए थे, मैं मेडिसिन का प्रोसेस आपको बताने की कोशिश नहीं करूंगी। आपने सिर्फ मरीज को समझना है, हमने उसको पिक कैसे करना है, मेडिसिन तक आप लोग खुद अच्छे से पहुंच सकते हो। तो वो मरीज जब आए मेरे पास, मीनोपॉजल इशू, हार्मोनल इशू काफी था, तो वहां पर हमने रेमेडी दी थी उनको पल्सेटेला, जिससे उनकी सिवियरिटी एकदम से गई, और रिपोर्ट्स में एक ड्रास्टिक चेंज, 600 से एकदम से एक झटके में 66 विद इन 3 और 4 मंथ्स, जो कि उनका नहीं हो रहा था पीछे से। ठीक है, और वो पेशेंट सॉरी, मैं माइंड से अगर हम उसको कलेक्ट करते तो भी यही आना था। और हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम पैथोलॉजी वाले पेशेंट को हाई डोज दे देते हैं माइंड के ऊपर समझकर कि इसका मेंटल भी वैसा ही है और फिजिकल भी वैसा ही है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स माइंड और फिजिकल सेम आ गया है। नहीं, ऐसा मत करना। जब भी कोई एडवांस पैथोलॉजी, डीप पैथोलॉजी का पेशेंट आता है तो पोटेंसी लो रखना, और अगर आपको माइंड और फिजिकल एक जैसा मिल जाता है, वो हमारा गुड लक है। वो मेडिसिन बहुत जल्दी उसको रिएक्ट करेगी, सीवियरिटी को एकदम निकाल देगी। यहाँ पर भी सेम था, पल्सेटेला से बहुत अच्छे से रिकवर करके 66 पर जाके रुके। फिर उसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट चला, वापस नॉर्मल, सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल जा रही थी, लेकिन उनको मैंने गाइड कर रखा था कि आपको बीच बीच में से पेन्स फ्लेयर होंगी, क्योंकि अर्थराइटिस है, स्ट्रक्चरल चेंज जो आ चुका है वो हम वापस नॉर्मल कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, वो बहुत स्लोली जाएगा, बहुत स्लोली जाता है, 100% हम नहीं लेके आ सकते, लेकिन फिर भी उनमें चेंजेस थी। लेकिन ये 2-2.5 साल बाद उनको ऐसे लगने लगा कि नहीं, मुझे रिकवरी और चाहिए और चाहिए। प्रोग्नोसिस का मैं अपने पेशेंट्स को बता के रखती हूँ कि ये चीज नहीं आनी चाहिए, आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। यहाँ पर क्या था, अर्थराइटिस है, मैनेजमेंट में हमको ध्यान रखना है, उनका हार्ट, उनका लंग, उनकी किडनीज, ये सब सही रहे, तो मैनेजमेंट में हम डाइट वैसी रखेंगे। उनके हेल्थ के जो हमने सजेशंस देने हैं, आपको वॉक करना है, आपको मूवमेंट्स रखनी है, एक्सरसाइजेस करनी ही है, अपने ज्वाइंट्स मूव कराने ही है, ताकि वो स्टिफ ना हो जाए, आपको वार्मथ में रहना है, ये चीजें सब मैनेजमेंट बता रखी थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, मरीज खुद के लिए ही, एक होता है ना कि मुझे फौरन ठीक होना है, तो इनको भी किसी ने गाइड कर दिया कि कोई यहाँ पे एक बाबा है, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, वहां से लो। अर्थराइटिस बहुत लोगों का सही हुआ है, और वो स्किप कर गए मेरे प्रोग्नोसिस को, जो सजेशंस दिए थे वहां पे उन्होंने इग्नोर करा। हुआ क्या, उन्होंने दवाई दी, दवाई में क्या था, कुछ पाउडर था, 250 ग्राम देसी घी मॉर्निंग में लेना था, 250 ग्राम देसी घी इवनिंग में लेना था, मतलब आधा किलो देसी घी पर डे के साथ उनको वो पाउडर मेडिसिन लेनी थी। पाउडर में क्या था, हम बोल ही नहीं सकते, हमें नहीं मालूम होता है कि आयुर्वेदिक वाले क्या दे रहे हैं, ना वो हमें बताते हैं, क्योंकि वो खुला करके देते हैं, कुछ उसके ऊपर रिटर्न नहीं होता। तो वो उन्होंने मेडिसिन खानी शुरू करी। आफ्टर 15 और 20 डेज पेशेंट के अटेंडेंट मेरे पास आते हैं कि उनको नोजिया वॉमिटिंग बहुत हो रहा है, और वो सांस बहुत चढ़ रही है। जब मैंने सुना कि सांस चढ़ रही है, तो हमने पूछा कि आपने क्या खा रही हैं, सडनली हुआ क्या है ना, और सर्दी का टाइम था, कि हुआ क्या, कहते कुछ नहीं, बस उनको सांस चढ़ रही है। उन्होंने नहीं एक्सप्रेस किया, लेकिन आफ्टर 1 वीक वो वापस आए, फिर उन्होंने बताया कि नहीं, सांस ज्यादा चढ़ रही है। फिर जब हमने प्रोब करा
तो पता लगा कि नहीं, हार्ट के इश्यूज आ सकते हैं इनके। तो जब और प्रोब करा तो पता लगा किसी बाबा जी से दवाई ले रहे हैं ये आधा किलो देसी घी। अब इतना देसी घी हजम करना एक दिन का अर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए एट द एज ऑफ मीनोपॉज, क्या वो पॉसिबल होगा उसको डाइजेस्ट कर पाना, जिसमें बॉडी की मूवमेंट्स नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, सर्दी का टाइम चल रहा हो, तो कैसे करेंगे? हमेशा डाइट पर ध्यान रखना, हमें कितना देसी घी, कितना मक्खन पर डे चाहिए। 1 स्पून तक हम ले सकते हैं, वो भी अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, हमको वॉक करना ही है। ये नहीं कि आपको देसी घी नहीं लेना, आपको लेना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी वी शुड नो, उसको डाइजेस्ट करना कैसे है वी शुड नो। तो यहाँ पे भी वही गलती हुई, और अचानक वो 2-3 महीने बाद आए तो पता लगा कि नहीं, उनकी डेथ हो गई है। यहाँ पर ये देखो प्रोग्नोसिस, हमको मालूम था कि किस तरह से उसको बचाना है। हुआ क्या है, देसी घी खाया, पेरिकार्डाइटिस हुआ, प्लूरसिस साथ में हुई, जिससे उनको ब्रीदिंग के इश्यूज आए, है ना, और जिससे खांसी हुई बहुत तेज, चलना फिरना बंद हुआ, डाइजेशन वीक हुआ, नोजिया वॉमिटिंग रहता था, और एक दिन सडन डेथ, कार्डियक अरेस्ट। तो ये नहीं है कि उनका कार्डियक अरेस्ट, उनके हार्ट का एक अलग ऑर्गन आ गया, सडनली कुछ और हुआ ना, ये हमारी ही डिजीज की वजह से उनको कार्डियक अटैक आया, क्योंकि हमने जो गाइड करा उन्होंने फॉलो नहीं करा। ये हमको मालूम होना चाहिए। अगर ये केस मेरे पास होता, मेरे से रहता, मेरे पास आता, तो अगर मेरी गलती से होता तो मेरा इशू था कि मैंने उसके कार्डियक अरेस्ट को रोकना है, तो मेरी दवाइयां बदलनी शुरू होती, है ना। यहाँ पे ये वो नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला। तो अपने पेशेंट्स को कभी भी ऐसा हो, डिजीज को एक बार अच्छे से पढ़ो, डिजीज को पढ़कर ही उसको गाइड करो। अर्थराइटिस इज नॉट अ कि ऐसे कोई सिंपल डिजीज नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग इसमें रहती ही है। ये याद रख के ही अपने मरीजों को ट्रीट करना, और बताकर कि ये ऑटोइम्यून है, इट कम्स बैक कभी भी, और अगला ऑर्गन इन्वॉल्व कर सकती है। थैंक यू फॉर टुडे, एंड ओवर टू डॉक्टर योगेश। योगी। थैंक यू मैम। क्वेरीज तो ले लो, कोई क्वेरी होगी किसी की। कुछ क्वेरीज आएंगे यहाँ पर। पल्सटेला के साथ उनके इंटरक्रंट रेमेडीज, जैसे मैंने बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल देखते हैं, जब ये नॉर्मल हो रहा था तो करंट हमने देनी कैसे, क्योंकि सेम ही तो हम दे रहे थे, लेकिन 30 पोटेंसी में दे रहे थे ना। तो जब हमें पता है कि यही टोटलिटी है, माइंड पर भी यही है, तो इसी डोज को बढ़ाऊंगी मैं। तो पल्सटेला 200 तक हमने दी है इसको, ताकि ज्यादा सही लंबे समय तक वो सही रहे। लेकिन अनलकीली कि वो स्किप करे हमारा सजेशंस को, तो जो होना था हुआ। फिर क्वेरीज हो तो बताओ। यस, हेलो। किसी को अगर कुछ क्वेरी है इस केस के बारे में, या फिर इन जनरल अर्थराइटिस जॉइंट पेन्स जो भी है, जो मैडम ने शेयर करा है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी चैट में भी डाल सकते हैं। मेरे को तो क्वेरीज ही नहीं आती, पता नहीं समझ नहीं लगता या कोई और इशू है भाई। नहीं नहीं। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं ही नहीं रिलेट कर पाती शायद। मैम आपने टोटलिटी कैसे ली, मतलब ये पल्सटिला के लिए? उनका मीनोपॉजल इशू था बेटा, ओके। मीनोपॉज एज में जाके था, उनके हार्मोनल इश्यूज थे साथ में। जब भी अच्छा। मीनोपॉज के ऊपर आए, कोई भी मीनोपॉज हम्म एज में आता है ना मानसी, तो हम्म। वहां पे ये ध्यान रखना कि वो रेमेडीज पिक करना जो हार्मोनल लेवल को पिक, हार्मोन्स को इम्बैलेंस को। कर सके, है जी ना। जैसे पल्सटेला है, कलकेरिया है, नाट्रम जी है ना, जी ऐसी रेमेडीज को पिक करना। जी। और वो रेमेडीज जो हॉर्मोन्स को भी पिक करे, जिसमें अर्थराइटिस भी हो। अब तुम जी। पल्सटेला को पढ़ोगी ना, वो है उस। साइनोवाइटस पे बहुत अच्छा काम करती है। जी। उसमें इन्फ्लामेशन है साइनोवियम की, है ना, उसमें जी म्यूकस पे काम करना आता है पल्सटेला को। जी
है ना। यहाँ पे क्या है, देखो कोर्स क्या है, ड्राई माउथ रहता हम्म है ना, पेट खराब रहेगा, हम्म जीआईटी इश्यूज आ जाएंगे, है ना। यस यहाँ यस पे इन्फ्लामेशन रहेगी इस डिजीज में। जी तो पल्सटेला में भी सेम ऐसे ही है, अगर तुम उसका पढ़ोगे ना, पल्सटेला पैथोलॉजिकली कैसे काम करती है, हम्म उसमें ये सब आएगा ही आएगा कि वो सेनोवियम पे वर्क करती है, साइनोवाइटिस रहेगा, जी म्यूकस पर काम करेगी, म्यूकस की इन्फ्लामेशन रहती है, या फिर ड्राई माउथ हो जाएगा, जी है ना। सिम्टम अगर नहीं भी आता समझ, तो आप सिम्टम्स का फेस देखिए कैसा है, ड्राई माउथ रहता हम्म है ना। जी जॉइंट पेन्स रहते हैं वहां पे, लेकिन क्या है, शिफ्टिंग पेन्स है, हम्म कभी इधर कभी उधर। हम्म, गाउट में शिफ्टिंग पेन नहीं है, गाउट में सिंगल पार्ट पे रहेगा, है ना, एक हाँ लोकल एरिया गाउट है। जी लेकिन अर्थराइटिस में क्या है, पूरी बॉडी, जॉइंट्स या कभी इधर कभी उधर है। जी जी आप इस तरह से भी सीख सकते हैं। अगर आपको डिजीज का नहीं समझ आता, तो आप मेडिसिन के हम्म रूट से भी डिजीज को समझ सकते हैं, जी बिल्कुल है ना। जी मैम, बड़ी एक क्वेश्चन था, क्वेरी हाँ था। जी, हाँ जी जी मैम, बेटू। पूछना था मैम, अभी आपने बताया कि गला सूखा रहता है, मतलब 30% का। तो पल्सा टीला आपने बताया, पल्सा टीला के बारे में। तो पल्सा टीला में मैम हम लोग क्लासिकल में पढ़े थे कि जैसे वो थर्स्टलेस होता है, उसको प्यास नहीं लगती है। जैसे नटरे में प्यास होती है, बार बार पानी मांगता है, उसको गला सूखता है। और पल्सा टीला में हम लोग हम्म पढ़े थे क्लासिकल में कि उसको थर्स्टलेस होता है, जैसे उसको प्यास कम लगती है। हम्म। तो अभी हाँ आप जी, बता ठीक रहे है, थे कि ठीक ही तो है। अभी आप बता रहे थे। प्यास नहीं लगती, नहीं अब आपका गला सूख सकता है, जरूरी नहीं है ना प्यास लगेगा। म्यूकस का इशू अच्छा आता है अगला। आपको, पर इट डजंट मीन कि आपको प्यास लगेगी। अच्छा अच्छा, मतलब गला सूखे बस प्यास लगे क्या नहीं। हाँ, म्यूकस आपका अगर ड्राई रहता है, अगर आपको सलाइवरी ग्लैंड का कोई इशू आता है, इट डजंट मीन कि आपको प्यास उस समय ज्यादा लगती है। उसको जी प्यास जी। लग भी सकती है, इट इज ऑप्शनल। प्यास लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, अच्छा, दोनों बात। दोनों ठीक। है ना। एक मिनट। ओके, थैंक। हाँ जी, Yeah, good morning, ma'am. Ma'am, I गुड have a मॉर्निंग query. बेटा। हाँ जी। मैम, इससे अगर हमें किसी केस में हमारा जो पैथोलॉजिकली हमें कोई रेमेडी मिल रही है जो उस पर्टिकुलर केस को कवर कर रही है, बट जो हमारे हम्म फिजिकल जर्नल्स या मेंटल जर्नल्स हैं वो हमें कहीं और अगर इंडिकेशन, जैसे कुछ कंफ्यूजन होता है कि कुछ किसी चीज से में फिजिकल जर्नल्स या मेंटल जर्नल्स मुझे एग्जाम्पल किसी दोगी और बेटू, रेमेडी से हो रहा। हाँ जी। एग्जाम्पल दोगी। जैसे अगर कोई बड़ा हमें स्ट्राइकिंगली सिम्टम कोई मिल रहा हो मेंटल का, जो उस पेशेंट के लिए अनकॉमन पेक्यूलियर हो, बट उस मेडिसिन में हम्म। वो पैथोलॉजिकली कवर ना कर रहा हो, तो क्या हम उसको कंसिडर करेंगे या हम पैथोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देंगे जो नहीं, पैथोलॉजिकली अगर मैच कोई कर रही हो। ऐसा अनपेक्यूलियर तुमको मिलता है माइंड का, है ना, हाँ वो जी, देखो हाँ वो जी। चीज उसको डिस्टर्ब कर रही है कि नहीं, उसको एंट्री पॉइंट लेके जाओ ना, सिर्फ उसमें सिर्फ उसको ओके बेस क्यों से बना रहे हो फिर तुम। हाँ जी, जैसे कोई अगर बाई चांस से फॉर एग्जांपल एक लेडी है, उसका जो बेसिकली पीछे कॉज है मेंटल, उसका सप्रेशन है फीलिंग्स का, मतलब अगर मे बी उनके हस्बैंड से कुछ उनको वो है इश्यूज हैं जो कि वो उन्होंने बहुत सालों तक दबा के रखे हैं, एंड उसके बाद जैसे उनके पैथोलॉजिकली रूमेटॉइड या ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है, उस केस में फिर हम उसको वो चीज को लेंगे एंट्री पॉइंट की, क्या बेसिकली वो था उनका, जैसे देखो, अगर इमोशन अगर सप्रेस थे। देखो उन्होंने बहुत, हाँ, बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को सप्रेस करा हम्म। है ना, हाँ उसके जी। बाद उनको अर्थराइटिस हुआ है, हम्म। आपको अगर एंट्री पॉइंट से जाना है तो जाइए, नहीं तो आप सीधा सीधा अर्थराइटिस को उठाइए ना, जो करंट फेज है। हम्म। हम्म। और देखो, कभी भी हम पेशेंट को जब माइंड के ऊपर आप मेडिसिन देते हो, आप अपने केसेस में देखिए ऑनेस्टली, हम्म। आप माइंड के ऊपर अगर देते हो तो क्या ठीक होता है, उसका फिजिकल ठीक होता है। हम्म। कभी आपने देखा है कि उसका प्रोसेस चेंज हो गया हो, उसका सोचना बंद हो गया हो? हाँ जी। हम्म। नहीं होता ना। हम्म। हाँ वो तो जी। सिचुएशनल होता है हमारा सोचना, खुद पर देखो। मैं हम्म। अपने हस्बैंड से डिस्टर्ब हूं तो हूं, वो हम्म। आज शॉपिंग करा दे मुझे, मेरी हम्म। मर्जी, मेरे मन की बात मान ले तो आई एम हैप्पी। वो हम्म। सिचुएशन है, हम्म। सिचुएशन तो कभी भी बदल सकती है आपका थॉट का ना। लेकिन जो हाँ जी। आपका फिजिकल जर्नल है, आपकी पैथोलॉजी है, वो एज इट रह गई है। वो क्यों रह गई है? क्योंकि एक चीज पीछे से डिस्टर्ब करती आ रही है।
वो कंटिन्यू आपको हर जगह मिलेगी, सिर्फ एक जगह नहीं मिलती फिर वो हमको। अगर माइंड पर भी प्रैक्टिस करते हो बेबी, तो आपको सिर्फ एक चीज मत देखिए, अगर और ज्यादा नहीं कम से कम उसके ड्रीम्स में चाहिए, आपको ड्रीम्स में वो फीलिंग मिलेगी कि हाँ वो डिस्टर्ब है कहीं, वो स्ट्रेस है कहीं। हाँ दो जी, तीन हाँ जी। एरिया तो प्रोब करो कि हाँ वही फीलिंग है या नहीं, सिर्फ सिंगल टाइम के नहीं, वो हस्बैंड से दुखी है तो यार सारी औरतें, मेरे हिसाब से तो सारी औरतें दुखी हैं अपने पति से, जब उसकी बात ना मानी जाए। बात मान लो और ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो ठीक है मैम। सप्रेशन किस चीज को लेके है, अगर वो एक ही फीलिंग है और वो फीलिंग उसको बाकी के एरियाज में भी आती है कि वही फीलिंग अगर कोई और पर्सन देता है, वहां पे भी वो वही तकलीफ महसूस करती है, देन इट उसको आप उसको पिक कर सकते हो। हाँ जी, जैसे हम कार्सिनोसिन में एग्जांपल लेते हैं कि जब बहुत ज्यादा उन्होंने सहा, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो हम नॉर्मली उस केसेस में, तो इसमें अगर पैथोलॉजिकली हमें कुछ और क्लियर पिक्चर मिलती है किसी मेडिसिन की जो स्पेसिफिक फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड है, तो हम वो पैथोलॉजिकली वाले को ज्यादा वो देंगे। पैथोलॉजी वाले को, क्योंकि जो हाँ करंट जी। फेज है ना वो आपको डील करना है पैथोलॉजी में, वो जाएगा तभी तो आप पीछे जाएंगे। पैथोलॉजी में क्या है हाँ कि जी। अगर आपके पास ये वाला आया ना सिस्टम, तो आपको यहीं पे डील करना है, इससे आप धीरे धीरे अंदर जाएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ अंदर से डील करके घूम, ये नहीं कर सकते ना, यहाँ से ही आप अंदर जाए ऐसे धीरे धीरे। हाँ जी, आउटर जैसे फेज को आपने, कीजिए, वो निकलेगी, आउटर लेयर निकलेगी, देन अगेन नेक्स्ट लेयर, फिर उससे नेक्स्ट लेयर। हाँ जी, जैसे आपने अभी बोला था बीच में कि जैसे उसका पैथोलॉजिकल सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, फिर हम उसको बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरकरेंट दे सकते हैं। इंप्रूव होते नहीं है, जब लगे कि आपको अब ये बिल्कुल नॉर्मल आ गया है, अब कोई पेन नहीं है, कोई इशू नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं और हमको मालूम है ये डिजीज वापस आ सकती है, जैसे ऑटोइम्यून में वापस आ सकता है ना। हेलो, गेटिंग मी? हेलो। यस मैम। हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि ऑटोइम्यून में डिजीज वापस आती है बेटा। हेलो। जी 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 नहीं मैम। सुन रहे हैं, उनका शायद इशू है इंटरनेट का, हाँ उन्होंने उनका। मैसेज किया हाँ है। हाँ जी, हाँ ओके, उन्होंने मैसेज किया है। हाँ। ऑटोइम्यून में जैसे डिजीज वापस आती है, हमको मालूम है। गाउट में क्या है कि आपका प्रोटीन लेवल से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, हमें पता है वो टेंडेंसी तोड़नी है, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल दीजिए जब वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में हो। ठीक है जी, ओके बेटा, गॉट इट, जी आ गया मैम। मैसेज। कोई हाँ और क्वेरी हो, नहीं तो योगेश सर का टाइम जाएगा। हाँ, नहीं हम भी स्टार्ट करते हैं, क्वेरीज अगर रहेगी तो बाद में ले लेंगे। ओके बेटू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी योगेश, हाँ जी, हाँ जी, आ रहा हूँ मैं। देखो जो क्वेरीज, रहता होगा क्वेरी वो भी कनेक्ट जो कर लेना। जो क्वेरी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये कॉमन प्रॉब्लम है हमारी, राइट। और ये डे वन से वी आर फेसिंग ऑल दिस कि इन द प्रिस्क्रिप्शन हमें होता था कि फॉर एग्जांपल मेंटल स्टेट पे प्रिस्क्राइब करना है, या हमें सिम्टम पे प्रिस्क्राइब करना है, या पैथोलॉजी पे प्रिस्क्राइब करना है। जब भी मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग, कल का नहीं मुझे मालूम, राइट। जब भी हम फिक्स हो जाएंगे किसी भी चीज पर, हम वहां पर हमारे साथ इशू आएगा, right? अगर हम पैथोलॉजी में फिक्स होंगे देन ऑल्सो देर इज एन इशू, अगर मेंटल स्टेट पे फिक्स होंगे देन ऑल्सो देर इज एन इशू। हमें समझना क्या जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप मैम को अच्छे से सुनो तो उनकी जो लैंग्वेज है, जब वो पढ़ा रहे हैं, जो लैंग्वेज है, जब वो पल्सटेला को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी आंख मटीरिया मेडिका देखने की जो आंख है वो पैथोलॉजी की आंख है, राइट। वो उसमें साइनोवियल फ्लूइड की इन्फ्लेमेशन पिक कर रहे हैं, उसमें प्लोरिसी पिक कर रहे हैं, उसमें और चीजें पिक कर रहे हैं जो एक आंख पैथोलॉजिस्ट की आंख है। यही जिसका फोकस सिर्फ माइंड पर होएगा, ये विल फोकस ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द पल्सटेला, वीपिंग टेंडेंसी ऑफ द पल्सटेला, द नेग्लेक्टेड फीलिंग ऑफ द पल्सटेला। जिसकी आंख शंकरन जैसी आंख होएगी, वो उसको देखेगा एट द लेवल ऑफ सोर्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना, आपकी आंख कौन सी है। आपको काम और वर्क हमेशा वहां करना चाहिए जहां पर आपकी आंख है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है।
राइट। अगर आप उससे हटकर करोगे मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। तो इसीलिए ये मैं पहली बात हमेशा कहता हूँ और फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि वेन एवर यू आर इन ए प्रैक्टिस, नेवर चेंज योर वे, बी इन योर ओन वे, और ट्राई टू अंडरस्टैंड द केसेस जो नहीं ब्लेंड हो रहे आपके सिस्टम से, देन ट्राई टू यूज अदर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यस, ओपन रहना चाहिए। अब इसमें क्या है, देखो आप, जो जो ये भी क्वेरी थी, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। वन ऑफ माय वेरी फर्स्ट केस और सेम रेमेडी, राइट। सबसे पहला केस जो मुझे लेके आया होम्योपैथी में कि हाँ मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करूंगा, सो वो लेडी थी, वो बिल्कुल, ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया हो पर इम्पोर्टेंट है, मैं दोबारा से करता हूँ। मैं बताता हूँ आंख कहाँ से। वो टोटली बेड रिडन थी, राइट, फार अवे फ्रॉम प्लेस, मंडी डब वाली से थे वो पेशेंट, और टोटली बेड रिडन थे। और somebody रेफर टू मी, पता नहीं क्यों कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंटू नहीं था इसमें। मुझे था, मैं थोड़ा सा शेकी चल रहा था तब उस समय, क्योंकि मेरी ऑलरेडी प्रैक्टिस थी आयुर्वेदिक में, क्योंकि मेरे फादर सडन बेड रिडन हो गए थे। देन उसमें जब पेशेंट ने मुझे वो स्टेट दी सारी की सारी, तब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो सारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग थी, right? तो उसने जो मुझे स्टेट दी ओवरऑल, तो इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ ऑरम मेटालिकम, कि हमारे घर में बड़े की डेथ हो गई, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आई, उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जैसे हम ऑरम में पढ़ते थे, एलिमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग एंड अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद एलिमेंट, उसके बाद पैथोलॉजी, ये सारा कुछ करते हुए आई सिलेक्टेड ऑरम मेटालिकम। अब जब ऑरम मेटालिकम हमने सिलेक्ट कर ली, तो देन उसके हस्बैंड ने मुझे बोला कि सर देर इज एन इशू, तूने बता दिया सपना क्या आता था तेरे को, राइट। तो एंड शी सेड कि नहीं, मैंने सपने की जो दवाई थी वो बाबा जी से ले ली थी, राइट। अब सोच के देखो, जिस सपने की दवाई बाबा जी से लेनी पड़े, तो इट मीन समथिंग इज वेरी पेक्यूलियर ओवर देयर। तो मैंने उनसे जब पूछा कि वो क्या था, देन शी सेड कि मुझे सपना आता था कि देयर इज समबडी नेगेड इन माय बेड, मेरे बेड में साथ कोई होता है जिसने क्लोज नहीं डाले होते, वो नेगेड होता है। अब जन, अगर आप ये रूब्रिक सर्च करोगे, उस रूब्रिक में पल्सेटिला का ये कीनोट है और वेरी स्ट्रॉन्ग कीनोट है, राइट। अब मैंने उसको क्वेश्चन किया दोबारा से कि जो मुझे पहले करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, कि उनकी डेथ से आपको क्या फर्क पड़ा। एंड देन शी टोल्ड मी कि बेसिकली क्या था, कि वो जिनकी डेथ हुई, हमारे जो बड़े हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े, हमारा बिजनेस संभाल के रखा हुआ था। अब जो मेरे हस्बैंड है, नॉट एबल टू कोप अप द सिचुएशन। अब ये सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू खत्म हो गया और सारा का सारा फोकस सेल्फ पर आ गया। तब अगेन विद माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि जो सेल्फ का इशू होता है वो कहाँ से आता है, कि फॉर एग्जांपल कि पल्सेटिला में सेल्फ का इशू बहुत स्ट्रांग है। तब मुझे इतना पता था बस। देन आई प्रिस्क्राइब पल्सेटिला, शी गेट बेटर। और बेटर भी ऐसी हुई कि वो ओवरऑल उसके सारे जॉइंट्स ठीक हुए, उसकी डिफॉर्मिटीज ठीक हुई, सब कुछ ठीक हुआ उसका। और जिन्होंने मुझे भेजा था, ही इज एन थेरेपेटिक प्रिस्क्राइबर, एंड ही कॉल्ड मी कि व्हाट इज द रेमेडी। आई टोल्ड हिम कि रेमेडी आई प्रिस्क्राइब्ड इज पल्सेटिला। एंड मुझे आज भी याद है, ही सेड कि दिस इज व्हाई होम्योपैथी आगे फ्लरिश नहीं करती, क्योंकि हम बताते नहीं हैं दूसरे को कि किस मेडिसिन से ठीक हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये पल्सेटिला ही दिया मैंने। तो नो, तो ही सेड कि पल्सेटिला से कैसे ठीक हो सकता है, वो तो गैस की दवाई है। तो मैंने उसको बोला कि मे बी फिर आपको ये समझो उसको कि गैस ही हुई थी, यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब मुझे ट्रस्ट किस पे था, कीनोट के ऊपर, और मैंने कीनोट के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन की। कीनोट एंट्री पॉइंट रहा, जैसे मैम के लिए पैथोलॉजी एंट्री पॉइंट है, राइट। ऐसे किसी के लिए कोई और स्टेट जो होती है वो एंट्री पॉइंट हो सकती है। यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि एक चीज याद रखो, दैट इज द वर्ल्ड रिलेटिविटी। ट्रुथ कहीं भी एक जगह नहीं पड़ा हुआ, ट्रुथ हमेशा स्कैटर्ड रहता है और अलग अलग लेवल का रहता है। दूसरे जैसे आइंस्टाइन का भी पढ़ोगे, उसने आइंस्टाइन ने क्या लिखा है, ट्रुथ इज नॉट वन, दे आर मेनी। The truth which is true at the one level, when you goes to the next level, the truth which is previously true now become absolute, राइट। जैसे ये ऐसा ही है, जैसे आप एक, फॉर एग्जांपल, आप पहाड़ी के नीचे खड़े हुए और आपको एक विजन दिख रहा है, जैसे ही आप स्टेप अप करते हो, 100 मीटर ऊपर जाते हो, विजन डिफरेंट हो जाता है। उससे ये नहीं हुआ कि नीचे वाला विजन गलत हो गया, पर अब आपको और ब्रॉडर विजन दिख रहा है। अब ये ट्रुथ है आपके लिए, राइट। अब ये जब बोलेगा, अब नीचे वाला बंदा जब बोलेगा कि नहीं सिर्फ यही है, तो आप कहोगे नहीं ये भी है, राइट।
और वो कहेगा नहीं ये नहीं है, क्योंकि उसको वो दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट होएगी, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होएगी। ऐसा ही लाइफ में है और ऐसा ही केसेस में। तो समटाइम आप पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करते करते, आप पैथोलॉजी को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो यू विल सी यू गेट समथिंग सो रेयर एंड सो पेक्यूलियर एंड सो इंटेंस। ये भी बहुत जरूरी है कि आपको उसकी कोई स्टेट मिली है जो बहुत स्ट्रांग है, और वो इतनी स्ट्रांग है कि वो ओवर रूल कर रही है पैथोलॉजी को भी, वो ओवर रूल कर रही है सबको। यू कैन प्रिस्क्राइब, जैसे मैम अभी क्वेश्चन कर रहे थे, यू कैन प्रिस्क्राइब। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स। और ब्यूटी क्या है कि जब भी आप वो रेमेडी पिक करोगे, देयर देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रांग ओवर देयर जो उसके पीछे पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम हमको नहीं पता होता, सपोज कोई है जो सिर्फ मेंटल को देख के मेडिसिन दे रहा है, उसके सामने पेशेंट है जिसकी रोमेटिक कंडीशन है, जिसको पेन्स हैं। पेन्स कैसे हैं? सारी के सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, छोटे भी बड़े भी, और बहुत ज्यादा पेनफुल हैं। जो पेन हो रही है वो बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हो रही है, राइट। अब जो फॉर एग्जांपल सिर्फ थेरेपेटिक सोचेगा, वो कैसे सोचेगा? वो उसको पल्सडिला सोच सकता है, कॉलोफाइलम सोच सकता है, कालीबाई सोच सकता है, राइट, कालियाइड सोच सकता है, कितनी रेमेडीज और सोच सकता है। अब हो सकता है मेंटल वाला उसमें क्या पिक करे कि यार ये बंदा बहुत लोकेशियस है, यार इतना लोकेशियस है, छोटी छोटी बात का मजाक बना देता है। ही टुक द रूब्रिक लोकेसिटी विद जेस्टिंग, और उसने वो रूब्रिक लगाया और उसके साथ उसको काली आयड दे दी और पेशेंट ठीक हो गया। नाउ व्हेन ही प्रेजेंट द केस, देन वो क्या बोलेगा कि दिस इज द रूब्रिक, इट वर्क्स, ये रूब्रिक ने काम किया। अब हम जाके क्लिनिक पर वो रूब्रिक अप्लाई करना शुरू करेंगे और फेलियर आने शुरू होंगे। क्यों आते हैं और फेलियर क्यों आती है ये प्रॉब्लम? क्योंकि उस केस में पर्टिकुलरली हम भूल गए, जहां उसने नहीं प्रोब किया, राइट, जहां उसने पूछा नहीं। एंड काली आयोड इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर रोमेटिक कंडीशन। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी जहां फ्लाइंग पेन होती है। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी जहां डिफरेंट जॉइंट्स टुगेदर इन्वॉल्व होते हैं। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी जहां सिम्टम डाइवर्स होते हैं। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी जहां पर सिफिलिटिक प्रेडोमिनेंस होती है। अब उसको पता है नहीं पता, अब नहीं पता हमें ना, पर उसने एक आइसोलेटेड फिनोमेनन पर प्रिस्क्रिप्शन की, पर पीछे ये सारी बैकग्राउंड पड़ी हुई थी। And this is beauty of homeopathy कि whenever you find something very very rare, peculiar at the level of the mental, जो रेयर भी है, peculiar भी है और इंटेंस भी है, तो उसकी पैथोजेनेसिस भी कहीं ना कहीं मैच कर रही होती है, अगर आप उसकी रेमेडी को अंडरस्टैंड करना चाहो तो, राइट। पर अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ जब रूब्रिक पर फोकस करते हो, तो अब यही रूब्रिक अब जब दोबारा से किसी पेशेंट पे अप्लाई करोगे, सपोज एक और पेशेंट आया इसी कंडीशन के साथ, रोमेटिक कंडीशन है, और वो कह रहा है कि जब भी मैं चलता हूं मेरी जो नी है वो घूम जाती है, जहां मेरा जो एंकल है वो घूम जाता है, जहां मेरे उसके एंकल बहुत जल्दी ट्विस्ट हो जाता है, या ये मुझे प्रॉब्लम है जिसके लिए आया है, और वो भी लोकेशियस है, राइट। और वो भी मजाक कर रहे हैं, अगेन यू प्रिस्क्राइब कालियोइड, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि कालियोइड उसके लिए वेल नोन नहीं है, राइट। अब काली, ये किसके लिए वेल नोन है? यहाँ पर क्या हो रहा है हमें अंडरस्टैंड करना है, एंकल क्यों घूम रहा है, क्योंकि उसके टेंडन्स इतने टाइट और इतने स्ट्रेंथन नहीं है जो जॉइंट को मेंटेन करके रख सके। इसलिए अब वो रेमेडी की पैथोजेनेसिस मैच करनी चाहिए, जो रेमेडी फॉर एग्जांपल लाइक नेट्रम का कॉलोफाइलम, अदर रेमेडीज आर आल्सो देयर, जहां भी टेंडेंसीज ये पड़ी हुई है, जिसमें ट्विस्टिंग बहुत ईजी हो जाती है। अगर अब वो बंदा सेम प्रिस्क्राइबर जिसने ये रूब्रिक यूज किया है, सेम प्रिस्क्राइबर और स्टूडेंट जो फॉर एग्जांपल वो लेक्चर सुन के कर रहा है, राइट, अब वो थोड़ा सा भी अगर ध्यान देगा तो वो समझ पाएगा कि गलती क्यों हो रही है। लोकेसिटी एंड जेस्टिंग उस लेवल की नहीं होगी जो उस लेवल का केस है। ये है होम्योपैथी। जब भी अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर इतना इंटेंस होता है, वो अपनी पैथोजेनेसिस साथ लेके आता है। अगर आप देखोगे केसेस में, जो केसेस ठीक हुए हैं आपके एट द मेंटल लेवल, गो बैक टू द डेस्क, उसका कंप्लीट केस लो, आपको उसकी पैथोजेनेसिस, ऑर्गन इन्वॉल्व वो मिलना शुरू हो जाएगा। एंड देन यू विल सी कि ये चीजें फॉलो कर रही होती हैं, हमें नहीं पता होता। क्योंकि होम्योपैथी कभी भी इसलिए वर्क नहीं कर रही है कि आपने दी, आप कोई शेप, वो भगवान नहीं हो कि आपने दवाई दी और आपने अपने सिस्टम से दी इसलिए वो ठीक हो रहा है। वो सिर्फ इसीलिए ठीक हो रहा है कि उसके फॉर एग्जांपल वो रेमेडी इंडिकेटेड है, मतलब अगर वो सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है किसी
हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तभी वो सिर्फ ठीक कर सकती है। बंदा लॉस के साथ ठीक होता है, आपके सिस्टम के साथ नहीं। आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए रेमेडी वर्क नहीं कर रही है। रेमेडी सिर्फ इसलिए वर्क कर रही है क्योंकि वो इंडिकेटेड है। तो अपने आप को ऐसे मत समझो क्योंकि आप ऐसे समझ रहे हो, आपने ये डिल्यूजन लगा लिया, आपने ये मेंटल सिम्टम लगा लिया, तो ये इतना आपने अच्छे तरीके से उसको सोच के लगाया, ये ठीक हो जाएगी, राइट? कि डॉक्टर योगेश ने ये दवाई दी है तो इसलिए ठीक हो जाएगी, या डॉक्टर प्रॉमिला ने दी है तो ठीक हो जाएगी। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। इट विल वर्क ओनली व्हेन इट इज इंडिकेटेड। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर रेमेडी तभी वर्क करती है जब वो इंडिकेटेड है। इंडिकेशन का मतलब वही है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अनकॉमन, रेयर, पेक्यूलियर एट द डेफिनेटिव लेवल, जो इतना स्ट्रांग हो कि हाँ वो आप उस पर प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अब ये जो इंडिकेशन है अलग अलग लेवल्स पर आपको मिल सकती है, अलग अलग लेवल्स पर। कहीं यही इंडिकेशन बिल्कुल पैथोलॉजी पे पड़ी होगी, कभी ये इंडिकेशन बिल्कुल की नोट पे पड़ी होगी, कभी ये इंडिकेशन बिल्कुल इमोशनल लेवल पर पड़ी होगी, कभी ये इंडिकेशन एट द मेंटल लेवल पड़ी होगी, कभी एट द डिल्यूजन लेवल, कभी एट द होल। अब ये आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट? और वही एक एरिया आप मास्टर कर सकते हो जो आपका नेचुरल एरिया होता है, और उसी पर आपके सबसे ज्यादा रिजल्ट होंगे। पर ऐसा नहीं है कि आपने दूसरा एरिया पिक नहीं करना है। जब भी आपको दूसरे एरिया में समथिंग बहुत स्ट्रांग और पिक्यूलियर मिले तो आपको उसको यूज करना चाहिए, देन आपकी रेंज बढ़ जाएगी प्रिस्क्रिप्शन की, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे मैं आपको अब फॉर एग्जांपल, एक है मेंटल स्टेट, अब दूसरा क्या है, जैसे मैम ने बताया पैथोलॉजी। अब मैं आपको एक तीसरा एंगल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर जॉइंट्स पेन को हमने अप्रोच करना है, हम दूसरे एंगल से भी अप्रोच कर सकते हैं, हम उसके कॉजेशन से अप्रोच कर सकते हैं, राइट? सपोज हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी जॉइंट्स पेन स्टार्ट कैसे हुई है। हो सकता है उसकी जॉइंट पेन स्टार्ट हुई हो ओवर एक्सर्शन के बाद, फॉर एग्जांपल उसने बहुत काम कर लिया, राइट? जैसे हम उसमें पढ़ते हैं कि घर में काम करने वाले जो हैं वो एक्सेसिवली वर्क कर रहे हैं, गार्डनर वर्क कर रहे हैं, राइट? जिनमें वो ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं अपने जॉइंट्स को और अपनी बॉडी को विद रेगुलर यूज। अब ऐसे उसको केस को सोच सकते हो, उसमें देखो रेमेडीज कितनी स्ट्रांग आ जाएंगी, बेलिस्पर आ जाएगी, रूटा आ जाएगी, स्टिक्टा इज अ वेरी गुड रेमेडी, राइट? अब बेलिस्पर में देखोगे, अब ये ऐसी नहीं है कि ये थेरेपेटिक हैं रेमेडीज। आपको इसको समझना पड़ेगा कि थेरेपेटिक के पीछे भी, कीनोट के पीछे भी एक एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ द रियलिटी, जो वही है इंडिकेशन, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। जैसे बेलिस्पर में अगर आप पढ़ोगे, बेलिस्पर में क्या है, लॉन्ग टर्म इंजरी, राइट? सॉफ्ट, वैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, पर कोई भी एरिया जो रेगुलरली यूज हो रहा है वो, उसके साथ उसकी जो पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, जब उसकी बॉडी एक्सपोज होती है ठंडे से, व्हेन गेटिंग ओवरहीटेड, रस्टॉक्स की तरह उसकी पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है। अब सोच के देखो कामवाली बाई क्या कर रही है, बॉडी उसकी ओवरहीट रहती है, वो अभी पोछा लगा के आई है, और बॉडी ओवरहीट है, एक्सर्शन लग रही है, और साथ में उसको बार बार बेंड होना पड़ रहा है, और बार बार क्या करना पड़ रहा है, ठंडे पानी में पोछा लगाना पड़ रहा है, और अभी जाके वो खड़ी होएगी, उसने बर्तन साफ करने हैं। ऐसे ही गार्डनर है, बार बार झुकना पड़ रहा है, उसको कटिंग करनी पड़ी है, कटिंग के बाद उसको पानी देना है जो ठंडा है। अब ये जो है ये एक नेचुरल पैथोजेनेसिस हो जाएगी बेलिस्पोरोनियस के लिए, इसीलिए बेलिस्पोरोनियस में लिखा हुआ है इट इज अ रेमेडी फॉर द गार्डनर। ये नहीं है कि सिर्फ गार्डनर, क्योंकि गार्डनर उसमें फॉल करेगा जिसमें एक्सर्शन है, रैपिड चेंज ऑफ द मूवमेंट्स है, कभी उठना कभी बैठना, और एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड है। अब ये पैथोजेनेसिस है पूरी पूरी बेलिस्पोरोनियस की। ये थेरेपेटिक सिंपल ऐसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि पेन के लिए रेस्टॉक्स, इसमें एज ए होल इन्वॉल्व है, इसमें एज ए टोटलिटी इन्वॉल्व है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब यही ट्रॉमा एट द फिजिकल लेवल की जगह एट द मेंटल लेवल भी हो सकता है, देन ऑल्सो बेलिस कैन बी इंडिकेटेड, राइट? बेलिस में वो भी ट्रॉमा इन्वॉल्व है। ऐसे ही स्टिक्टा, राइट? ऐसे ही और रेमेडीज आप उसमें जा सकते हो, राइट? और फॉर एग्जाम्पल सेकंड कैसे हो सकते हैं, सेकंड ये हो सकते हैं जिसमें सपोज कि जॉइंट्स तो इन्वॉल्व है, पर जो पेन है वो न्यूरैल्जिक है, जो पेन ट्रेवल कर रही है, राइट? अब उसमें जब आपको टोटलिटी मिलेगी, आपको उसकी जो टाइप ऑफ पेन है वो भी इंडिकेशन दे देगी, राइट? कि कोई कह सकता है कि मेरी मिड ऑफ थाई से नी तक पेन आती है, यहां से पेन आती है, इट इज ए वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ इंडिगो, राइट? अब कोई कह सकता है मेरे यहाँ हिप जॉइंट से पेन स्टार्ट होके नीचे
को चली जाती है ओवरऑल, राइट। इट इज ऑल्सो, इट इज, और साथ में जो लेफ्ट साइड है वो ज्यादा इन्वॉल्व है, और मुझे लगता है मेरा हिप जॉइंट निकल जाएगा, राइट। ऐसे लगता है मेरा डिसलोकेट हो जाएगा। अब ये सिम्टम, अब ये शो कर रहा है कि हिप जॉइंट पर इंडिकेशन चाहिए, स्पेसिफिकली लेफ्ट में चाहिए, पेन न्यूरल्जिक चाहिए। इट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर इरिडियम मैट। अब इरिडियम मैट के लिए ये बहुत अच्छे इंडिकेशन हो सकती है। ऐसे ही कॉल्चिकम भी न्यूरल्जिक पेन के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है कि यार, कि अगर ये केस है मेरे सामने, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज मेंटल स्टेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज, फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल स्टेट। अंडरस्टैंड क्यों कह रहा हूं मैं? अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? हमेशा मेंटल स्टेट होती है, सब में होगी। हम सभी सेंसिटिव हैं, हम सबको गुस्सा आता है, हम सभी कभी जेलस फील करते हैं, हम सभी एग्रेसिव हैं, हम सभी बात छुपाते हैं, हम सभी कभी रिजर्व्ड होते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये चीजें हम में सभी एवरी टाइम होती हैं। पर क्या वो इतनी स्ट्रांग है कि वो ओवर रूल कर रही है सब चीज को? जब जेलसी ओवर रूल कर जाए उसकी लाइफ को और हर चीज को इफेक्ट करने लग जाए, देन इट इज अ सिम्टम। सिम्टम तभी है जब पैथोलॉजिकल है, राइट। अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन के पैटर्न है, वो नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जेलिसी इन फीमेल, अगर आप पढ़ोगे तो आपको एपिस मिलेगी, जेलिसी इन मेल लेकेसिस मिलेगी, क्योंकि लेकेसिस में इशू ऑफ कंपटीशन होता है। पर एपिस में ऐसा नहीं है कंपटीशन, उसमें क्या रहता है? आई एम ए क्वीन, मैं घर की हूं, जिसके अराउंड सब कुछ चलना चाहिए, मेरी पावर के अराउंड, जो मैं कहती हूँ उसके हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ फीमेल। ये उसमें रहता है। सास को यही होता है ना घर में, जैसे ही नूह आती है तो उसको क्या होता है? मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। वहां से सारी टग ऑफ वॉर स्टार्ट होती है। क्या बोलते हैं उसको? वर्चस्व, हिंदी का एक वर्ड है जिसे कहते हैं संपूर्ण ताकत, वैसा सिचुएशन। तो इसको मैं कह रहा हूं ना होना मेंटल, कि जब इतना स्ट्रांग कोई सिम्टम नहीं है जो उसको रूल आउट कर सकता है, राइट, कि हाँ ये बहुत स्ट्रांग मेंटल सिम्टम है, देन ऑल दीज अंडरस्टैंडिंग उसको हेल्प कर सकती है। जैसे वो ये भी कह सकता है कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो मेरे जॉइंट्स है ऐसे लगते हैं कि वहां टाइट है, वो मूव करने पर, जब मैं इसको मूव करता हूँ मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है, जब मैं उसको दोबारा से मूव करता हूँ तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइट है, किसी ने ऐसे ग्रेस्प किया हो। ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सिम्टम अपने आप में इंडिकेशन है कि इसका मतलब उसके जो टेंडन्स हैं और मसल्स हैं ये टाइट हो गए हैं, राइट। तो हम रेमेडी पिक कर सकते हैं ऐसी कि फॉर एग्जांपल जिसमें टेंडन और मसल्स टाइट हो गए हो। अब सोचो कौन कौन सी रेमेडी है जिसमें टेंडन्स और मसल्स टाइट हो जाएंगे। अमोनियम म्यूर फर्स्ट रेमेडी ऑफ चॉइस, अमोनियम म्यूर। हम पढ़ते हैं उसमें कि हैमस्ट्रिंग शॉर्ट है, सिर्फ हैमस्ट्रिंग नहीं है, उसमें मोस्टली सारे के सारे जितने भी टेंडन्स हैं उसकी एफिनिटी रहती है टाइट होने की। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अमोनियम म्यूर। जिसमें उसको लगता है कि ये वाले मसल्स बहुत टाइट हैं, ये ऑलवेज डू लाइक दिस, वो हमेशा ऐसा करता रहेगा, राइट। हमेशा उसको लगेगा कि टाइट हो रहा है, अगर वो स्ट्रेच करेगा उसको आराम मिलेगा। अब स्ट्रेचिंग का जो आराम मिलना रस्टॉक्स में भी है। ऐसे इन अदर रेमेडी सिमिक्स, उसको भी लगता है, राइट, कि जो मेरे जो टेंडन है वो टाइट है। कॉल्चिकम, कॉस्टिकम, राइट, साइलिशिया, एनाकार्डियम, इन सब में उसको लग सकता है कि मेरे मसल टाइट हैं, राइट। अब ये भी पैथोलॉजी हो सकती है, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है? जैसे वन ऑफ माई रिलेटिव, उसका ये शोल्डर निकल जाता था, बहुत जल्दी निकल जाता था ये शोल्डर। वो इतनी जल्दी था कि बैडमिंटन खेलते निकल जाता था, वो अपने आप चढ़ा लेता रहा, और स्लोली स्लोली वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि वो रिडक्शन करना मुश्किल हो जाता था उसको, और एनेस्थीसिया के अंदर देना पड़ता था। अब ये अपने आप में बॉडी में एक इशू है, जिसमें कि उसके जो मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, इतने लूज हो गए हैं कि वहां पर लक्सेशन हो जाती है। यहां से भी केस को समझा जा सकता है, राइट। नाउ रेमेडीज लाइक नेट्रम कार्ब, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी। नेट्रम कार्ब, इसमें लक्सेशन ऑफ ये जॉइंट्स आ जाता है, राइट। नेट्रम कार्ब, कार्बो एनिमेलिस, नेट्रम म्यूरेटिकम, राइट, और लीडम पॉल, राइट। अब ऐसा केस हो सकता है कि नेट्रम म्यूर देने से ठीक हो जाए, और आप सोचो कि ये सिर्फ मेंटल स्टेट पे ठीक हुआ है, पर उसके बैकग्राउंड में हो सकता है कि ये इशू हो जो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपका आपका आप ये कह सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है डिजीज के पैथोजेनेसिस को समझना कि पेशेंट को हो क्या रहा है। तो वहां फॉल कर सकता है नेट्रम कार्ब। कार्बो एनिमेलिस इज अ वेरी गुड रेमेडी, राइट। एंड लीडम, मैंने आपको बताया, नेट्रम म्यूरेटिकम, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी, राइट। उसमें हो सकता है। अदर पैथोजेनेसिस देखो क्या हो सकता है कि पेशेंट आपके पास आ सकता है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो तो आपको पता लगेगा उसके जॉइंट में नेक्रोसिस हो रहा है,
राइट, जहां उसके जॉइंट्स में वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वेस्कुलर इश्यूज आ रहे हैं, और वो केरीज हो रही है उसके जॉइंट्स को, और अंदर से ही खाया जा रहा है, और उसकी पेन भी कैसी है, जैसे कोई अंदर से खा रहा है, टाइप ऑफ पेन भी ऐसी है उसकी। राइट, अब इसके थ्रू भी समझा जा सकता है, अगर इसके थ्रू जाने की कोशिश की जाए तो हम रेमेडी सोच सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो यहाँ पर इंडिकेटेड है। देन वी केम टू नो कि यार इस चीज के लिए अगर केरीज ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, वेस्कुलर इशू है, जहाँ कोई भी इशू जहाँ नेक्रोसिस हो रहा है, द फर्स्ट रेमेडी ऑफ चॉइस इसके लिए, अगर सिर्फ इस पे फोकस किया जाए, तो ऑरम म्यूर। अब किस केस को हो सकता है कि आप ऑरम मेट दे रहे हो, राइट, और पेशेंट थोड़ा सा बेटर हो जाता है, रिलैप्स हो रहा है, बट ही नीड ऑरम म्यूर। क्यों? क्योंकि ऑरम म्यूर को अगर आप पढ़ोगे, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ सिफिलिटिक डिस्ट्रक्शन इन द जॉइंट्स, जिसमें कैरीज होती हैं और नेक्रोसिस होता है, और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग पिकुलैरिटी है, एसोसिएशन ऑफ हार्ट। और समटाइम हम इसी को लेके ऑरम मेट दे रहे होते हैं कि उसकी जो स्टेट और हार्ट की अफिनिटी, पर इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑरम म्यूर के लिए। पर अगर हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये है कि नहीं है। अदर रेमेडीज में देयर इज अ वेरी गुड रेमेडी, कार्बोलिक एसिड। चींटियां चींटियों में होता है ना वो कार्बोलिक एसिड, तो कार्बोलिक एसिड में पेन भी ऐसी होती है जैसे कोई खा रहा है, जैसे जॉइंट खा रहा है, एंड कार्बोलिक एसिड इज हैविंग ए वेरी गुड इंडिकेशन इन दिस टाइप ऑफ पेन्स, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, राइट। और उसके साथ एसोसिएटेड फीचर क्या है, उसके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं कार्बोलिक एसिड के, राइट, ये उसका साथ एसोसिएटेड। अब यहाँ से भी केस को पिक किया जा सकता है, इस चीज से भी पिक किया जा सकता है कि हाँ, कि हम अगर हम प्रिस्क्रिप्शन करना चाहे, यहाँ से आप कार्बोलिक एसिड में भी जा सकते हो, यहाँ से आप ऑरम म्यूर में भी जा सकते हो, आप इस रूट से भी आ सकते हो। ऐसे ही आप फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे आ, और कौन सी हो सकती है, इंजरी हो गई, ओवर स्ट्रेन हो गया। अब जैसे हमने पढ़ा ओवर स्ट्रेन, ओवर स्ट्रेन में ही आपको समटाइम्स, आपने ओवरऑल केस लिया, पेशेंट ने आपको बोला कि मुझे छोटी छोटी बातें हर्ट करती है, उसने मुझे कुछ भी बोल दे तो मुझे डिस्टर्ब करता है, तो कोई मुझे थोड़ी ऊंची आवाज में भी बोल दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गुस्सा होता है, मुझे मुझे जवाब नहीं दिया जाता, मुझे इससे लगता है कि मुझे मिसट्रीट किया जा रहा है, राइट। और आपने उसको स्टेफिसगेरिया दे दी, पेशेंट गेट बेटर, पेशेंट ठीक हो गया, राइट। अब आपने क्या सोचा कि फॉर एग्जांपल ये पेशेंट इसलिए ठीक हो गया क्योंकि ये उसकी मेंटल स्टेट मैंने दी और उसके ऊपर ठीक हो गया। पर एक बार अपने आप को क्वेश्चन फिर पूछ के देखो कि उसकी टाइप ऑफ इंजरी कैसे थी। कहीं ये प्रॉब्लम उसको इसके बाद तो स्टार्ट नहीं हुई थी कि उसने एक ही पोजीशन में अलग तरीके से खड़े होने के बाद, फॉर एग्जांपल आधा घंटा उसने कोई चीज ऐसे होल्ड करके रखी अनयूजुअल पोजीशन में, और उसके बाद उसको पेन स्टार्ट होने लगी और आज तक ठीक नहीं हुई। अब ये स्पेसिफिक इंडिकेशन है स्टेफिसगेरिया की, राइट, बिल्कुल स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि जब मिस पोजीशन होके स्टेफिसगेरिया खड़ा हो जाएगा तो उसकी पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब इल ट्रीट वाला जो सिम्टम है, हो सकता है कि वो थोड़ा सॉफ्ट सिम्टम हो, पर वो ठीक हो गया क्योंकि ये फिजिकल इंडिकेशन पीछे पड़ी हुई थी जो आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि मिसट्रीट की हिस्ट्री अगर इंपॉर्टेंट है तो मिसट्रीट की हिस्ट्री उतनी ही स्ट्रांग जितनी स्टेफिसगेरिया में है, उतनी ही स्ट्रांग कॉल्चिकम में पड़ी हुई है। अगर आप कॉल्चिकम को पढ़ के देखो, कॉल्चिकम में इट बिलोंग्स टू लिलीफ्लोरिया रेमेडी, और जैसे डॉक्टर शंकर और डॉक्टर दिनेश एक्सप्रेस करते हैं उसको, कि उसमें कॉल्चिकम में क्या होता है कि उसको आइसोलेटेड फील होता है, उसको फील होता है कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ ए फैमिली, राइट। अगर उसकी एलिमेंट्स पढ़ोगे तो उसकी एलिमेंट्स में आपको क्या मिलेगा, रस्टॉक्स जैसी पैथोजेनेसिस मिलेगी, साथ में एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, ग्रीफ, नट्रम्यूर जैसा ग्रीफ, और साथ में आपको ब्राइनिया जैसे एंगर और चैग्रिन मिलेगा, और स्टेफिसगेरिया जैसा इल ट्रीट वाली एलिमेंट्स मिलेगी आपको, एलिमेंट्स फ्रॉम मिस माल ट्रीटमेंट और ऐसे करके कुछ भी है, आप उसको पढ़ के देखना, उसमें मिलेगा आपको कॉल्चिकम। अब जो सिंपल उस पे काम कर रहा है थेरेपेटिक के ऊपर या की नोट के ऊपर, वो इंडिकेशन के ऊपर कॉल्चिकम दे देगा, क्योंकि पेन के साथ इसको नौजिया फील हो रहा है, और जब भी ये खाना देखता है इसको नौजिया होता है, उसने कॉल्चिकम दी, वो ठीक हो गया। उसको भी नहीं मालूम ये सिर्फ इससे ठीक नहीं हुआ, उसकी मेंटल स्टेट भी पीछे पड़ी हुई है कॉल्चिकम की। जैसे कि मेंटल वाले को नहीं मालूम कि फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ मेंटल स्टेट नहीं है, ये पीछे पैथोजेन से भी पड़ी हुई।
दिस इज द आइडिया आई वांट टू कन्वे कि फॉर एग्जांपल जब भी आपके केस में आपके पास कोई भी केस आता है, जैसे जॉइंट का मैंने डिफरेंट एग्जांपल दिए हैं, तो try to understand the pathogenesis, try to understand the pathology, try to understand the keynotes, try to understand its mental and emotional makeup, try to understand the as a whole उस केस में क्या है, then देखो कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कहां पर है सिम्टम की, जिसे बिथोल्कस कहते हैं सेंटर ऑफ पैथोलॉजी। अगर सेंटर ऑफ पैथोलॉजी ऑर्गन के ऊपर है तो वहां से एंट्री लो, अगर सेंटर ऑफ पैथोलॉजी इमोशंस के ऊपर है तो वहां से एंट्री लो, अगर सेंटर ऑफ पैथोलॉजी मेंटल एबिलिटी के ऊपर है तो वहां से एंट्री लो, अगर सेंटर ऑफ पैथोलॉजी कीनोट्स के थ्रू जा रही है वहां पर एंट्री लो। क्योंकि बॉडी जो डिरेंज हुई है, जो उसकी वाइटल फोर्स वो बाहर एक्सप्रेस कर रही है सिम्टम, और वो वहीं से एक्सप्रेस करेगी जहां पर उसकी उस बॉडी की सेंटर ऑफ पैथोलॉजी होगी, राइट। वॉयलन में भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ये सभी में आ रही है, फैन में अलग तरीके से एक्सप्रेस होएगी, लाइट में अलग, कॉब लाइट में अलग, येलो लाइट में अलग, वाइट में अलग, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, पर क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट का फर्क है इसलिए वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस हो रही है। जैसे आंख देख सकती है सुन नहीं सकती, कान सुन सकते हैं देख नहीं सकते, आप आंख से सुन नहीं सकते हो, इट्स सिंपल, आप कान से ही सुन सकते हो। ऐसे ही हर बॉडी की अपनी पैथोजेनेसिस है, अपनी एक इंस्ट्रूमेंट की एक पिक्यूलियरिटी है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बोलेगा ही ऑर्गन के थ्रू, कोई इंस्ट्रूमेंट बोलेगा इमोशन के थ्रू, कोई इंस्ट्रूमेंट बोलेगा मेंटल के थ्रू, कोई इंस्ट्रूमेंट बोलेगा जर्नैलिटीज के थ्रू, कोई इंस्ट्रूमेंट बोलेगा कीनोट्स के थ्रू। बेस्ट क्या है कि जो उसका अपना बीइंग है बोलने का, वहीं से आपको पिक्युलैरिटीज मिलेंगी। एंड दिस इज द रीजन फॉर द फेलियर्स। अगर मैं भी फेल होता हूं, मैं इसीलिए फेल होता हूं कि मैं, अब फॉर एग्जांपल मैं कब फेल लेता हूं, जिसमें जब मैं पैथोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। हम सभी तभी डोमेन में और बाहर के डोमेन में नहीं करते जहां एबिलिटी नहीं है। ये भी हो सकता है ना कि एबिलिटी नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम देयर इज नो एबिलिटी। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी एबिलिटी को रियलाइज करना और अपनी स्ट्रेंथ पर प्ले करना, और ये समझना कि आप भगवान नहीं हो, अदर रेलम एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपका अपने सिस्टम से ठीक नहीं हो रहा है, आप दूसरे सिस्टम में जाके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो और प्रिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी छोटे छोटे आप एग्जाम्पल आपको बताए, राइट। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं, जैसे कोई आपके पास आ सकता है कि मुझे फ्रैक्चर हुआ, अब जब से फ्रैक्चर हुआ वो मेरी स्वेलिंग ठीक ही नहीं हुई, राइट। अब वो आपको आके कह सकता है कि 3 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब, ये ठीक ही नहीं हो रहा, मैं तो बड़ा परेशान हूं। तो आप इसको क्या ये ले सकते हो कि इसको रिकवरी की टेंशन है? कैसे ले सकते हो? दिखने में ये सिम्टम एग्जिस्ट कर रहा है कि उसकी रिकवरी नहीं हो रही, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी है उसमें, अब ये सिम्टम ले सकते हो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, पर यार ये भी उसके बैकग्राउंड में रखो जो उसको कंट्रास्ट देगा, राइट। इसीलिए मैं वर्ड रिलेटिविटी बार बार यूज करता हूँ कि वो 3 साल कंट्रास्ट में रखो, कि 3 साल बहुत अरसा होता है यार, इतनी देर में ठीक हो जाता है, तो कंसर्न क्यों नहीं होगा उसको। पर फ्रैक्चर के तीसरे दिन ही आ जाए वो ठीक नहीं हो रहा, देन इट इज अ सिम्टम। अब उसकी स्वेलिंग ही ठीक नहीं हो रही है, अब वो अगर स्वेलिंग ठीक हो जाती तो ये सिम्टम ना आता उसको, राइट। पर आपने अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करके अगर ये रूब्रिक पर आप दोगे रेमेडी, ये नहीं ठीक होने वाला। आपको ऐसी रेमेडी चाहिए जिसकी जॉइंट पर इफिनिटी हो और वो स्वेलिंग करती हो, जैसे बुबिस्टर, राइट। ऐसे ही कोई एंकल पर आएगा तो स्ट्रॉन्शियम कार्ब, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना, उसकी मेरिट पे समझना कि सच में ये सिम्टम जो हम लेने जा रहे हैं, चाहे वो मेंटल है, चाहे फिजिकल है, चाहे कीनोट है, वो रियली एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, राइट। यहाँ पर एक मैं वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे दो वर्ड होते हैं, ट्रुथ और एग्जिस्टेंशियल, राइट। अब वो सिम्टम है तो है, उसको वो लग रहा है, वो कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हो रहा, मुझे कंसर्न है, ये ट्रू है, उसको लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, पर ये क्या सिम्टम एग्जिस्टेंशियल है। ये एग्जिस्टेंशियल का मतलब कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, नहीं करता वो एग्जिस्ट। जैसे सपना हमें आता है, सपने में हमें लगता है कि सच में मेरे साथ हो रहा है, तब लग रहा है वो ट्रू है, पर जब हम उठते हैं तो वो एग्जिस्टेंशियल नहीं है। ये जो फर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
जैसे जपजी साहब में भी लिखा है ना, एक ओंकार सतनाम, सत मीन्स एग्जिस्टेंशियल। सो एग्जिस्टेंशियलिटी ऑफ द सिम्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी हम किसी रुब्रिक को ले रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए वो सच में एग्जिस्ट करता है कि वो सिर्फ ट्रुथ है। जब भी हम किसी पैथोजेनेसिस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इट इज ओनली ट्रू कि वो एग्जिस्टेंशियल है, राइट। जब भी हम किसी ऑर्गन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल, वो ट्रुथ है कि हाँ यार लीवर खराब है उसका, पर क्या बाकी की पूरी स्टेट अनअवेलेबल है और लिवर ही रह गया? जब ऐसा हो कि बाकी की पूरी स्टेट खत्म हो जाए, सिर्फ लिवर रह गया, देन लिवर ही एग्जिस्टेंशियल है। तब हमें पता है कि लेफ्ट लोब के लिए हमें कार्डोस देनी है, इसके लिए चेलिडोनियम देनी है, ऐसे एलोंगेटेड होएगा तो और रेमेडी है, ऐसे एलोंगेटेड होएगा तो कार्डोस, तो वही एग्जिस्टेंशियल हो जाएगी। जैसे ही ये चीज आएगी आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? So I have a query. हाँ बच्चे बताओ बेटा। सर जैसे मैंने चैट बॉक्स में भी डाला कि जैसे हम नॉर्मली कभी कभी किसी ग्रुप में जैसे हम शेयर करते हैं कोई भी केस, तो उसमें डिफरेंट डॉक्टर्स का डिफरेंट ओपिनियन होता है। जैसे कोई उस मतलब बिल्कुल बेटा। एक ही केस के लिए हमें 20 ऑलमोस्ट 15-20 मेडिसिन आ जाती हैं। तो वो क्या वही होता है कि दे मतलब उनका जो सिस्टम है प्रैक्टिस का, उसके बेस पे वो मेडिसिन अलग अलग आ रही है एक ही केस की। तो बिल्कुल उस ये बेटा। केस में हाँ जी, नहीं नहीं बताइए बेटा, बताइए, सॉरी। हाँ जी, तो उसमें जैसे उस केस में हमें वही चीज देखना, जैसे आपने बताया कि हर एक केस की एक पर्टिकुलर मतलब इम्पोर्टेंट वो होता है पॉइंट ऑफ एंट्री, कि किसी का हो सकता है वो कॉजेशन वो हो, तो हम उस केस में वही देखेंगे, या ऐसा है कि सारी ही मेडिसिन क्योर करेंगी या कोई एक ही करेगी उसमें? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबकी, ये हमारी होम्योपैथी की प्रॉब्लम है बेसिकली, राइट। और इसीलिए होम्योपैथी जब हम डिस्कस करते हैं वो रेलेवेंस नहीं ले पाती, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर, अब देखो, एक ही पेशेंट की दवाइयां अलग अलग हों ये समझ आता है, राइट। पर एक ही पेशेंट की जब ह्यूमन एनालिसिस होती है वो भी अलग होती है, राइट। एक ही पेशेंट सबको अलग से नजर आ रहा होता है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं हम अपनी आंख अपनी परसेप्शन के थ्रू देखते हैं, और हम अपने आप को बीच में ले ही आएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी वीकनेस है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हैनिमन सर ने बोला था अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर। अब इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये अगर ना हो, राइट। अगर देखो जैसे, इसको दूसरी तरह भी देखो कि ये कोई गलत भी नहीं है। मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मटीरिया मेडिका प्योरा है, उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है उस मटीरिया मेडिका में। पर जब उस मटीरिया मेडिका प्योरा को बोरिक पढ़ता है, राइट, बोरिक जब पढ़ के वो अपने नोट्स बनाता है, उसी मटीरिया मेडिका में से बोरिक क्या उठाता है? सिर्फ पैथोलॉजी, राइट। अब उसी मटीरिया मेडिका प्योरा को जब केंट पढ़ता है तो क्या उठाता है? स्टेट एंड जर्नैलिटी। अब उसी को जब डॉक्टर राजन शंकरन उठाते हैं वो कुछ और उठाते हैं। कारण, कारण वही है जो मैं कब से कह रहा हूं कि आंख का फर्क है। बोरिक की आंख पैथोलॉजिस्ट की आंख है, तो इसको हमेशा जब समझ आएगा, क्योंकि वो खुद पैथोलॉजिस्ट है, तो उसको पैथोलॉजिस्ट के थ्रू ही समझ आएगा, पैथोलॉजिस्ट के थ्रू। अब जो वो बुक भी लिखेगा वो पैथोलॉजी वाली होएगी। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब भी केस में हमें रिक्वायर्ड है सब समथिंग वेरी पिक्यूलियर अराउंड द पैथोलॉजी, तो हम रेफर करें बोरिक को, ना कि केंट को। पर जब अगर हमें जर्नैलिटी चाहिए हम केंट की तरफ जाएं, राइट। अगर हमें एज ए होल चाहिए हम शंकरन की तरफ जाएं रेफरेंस के लिए, राइट। ऐसे ही ज- उस केस को अगर आपने सॉल्व करना है, अब कितनी सारी रेमेडी है, सारी ठीक नहीं कर पाएंगी, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगी, पर कुछ 2-3 रेमेडीज का ग्रुप ऐसा होएगा जो उसको रिजल्ट दे सकती है। इसीलिए हमारे लिटरेचर में एनालॉग्स लिखे हुए हैं कि वेजिटेबल एनालॉग, मिनरल एनालॉग, जो सेम सेम है। जैसे नेट्रम म्यूर और लैक रेमेडीज, बहुत सारी नेट्रम वाली लाइन और लैक रेमेडीज एक जैसी हैं, मिलती हैं, राइट। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं क्लास में, हमें नेट्रम पढ़ाई जाती है, हम सबको लगती है हमारी रेमेडी। कारण कि वो मैमल्स के थीम के साथ मैच करती है, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये सबका है, एक डॉग को भी लगता है, राइट।
ये किसी भी एनिमल को लगेगा कि मुझे प्यार नहीं करते, किसी ह्यूमन को भी लगेगा मुझे प्यार नहीं करते, चाहे उसको जितना मर्जी प्यार मिलता हो। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो इसीलिए हमें अपनी जैसी लगती है नाइट्रोम्यूर, पल्सटिला, ये सारी अपनी जैसी लगती है हमें रेमेडीज। करना क्या चाहिए? करना हमें क्या चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल सब अपनी अपनी राय देख रहे हैं, ठीक, पर अगर हम उस एरिया पर आ जाएं कि फॉर एग्जाम्पल हम अपनी सोच को छोड़ के देखें कि उस केस में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो फॉर एग्जाम्पल स्टैंड आउट कर रहा है, वो पिक्यूलियर है, देन हमसे गलती नहीं होगी। हमसे गलती क्यों हो रही है कि हम उस केस को अपने अपनी आंख से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसकी आंख की नोट वाली है वो की नोट पिक करके एक मेडिसिन बता देगा, जिसकी आंख इमोशन वाली है वो इमोशन देख के आपको बता देगा, जिसकी आंख मेंटल वाली है कोई वो रूब्रिक देख के बता देगा। इसलिए सब डाइवर्स हो जाएंगे, सारे के सारे डाइवर्स हो जाएंगे, राइट। पर अगर सपोज हम सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे जाएं, सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और कुछ भी ना देखें उसमें, देन हो सकता है कि हम उसको एनालिसिस करें कि फॉर एग्जाम्पल ये जो बंदा है इसे प्यार चाहिए, सपोज इसको प्यार चाहिए, इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको ये चीजें नहीं चाहिए, और उसको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल जो मुझे प्यार करने वाले थे, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, वो सब मेरे से सडनली फ्लिप कर गए और सडनली चेंज हो गए, और उसके बाद मुझे सारी पैथोलॉजी आनी शुरू हुई है, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। जब सिर्फ यहीं पर आ जाएगा तो सभी एक जगह पर आ जाएगी कि हाँ एंट्री पॉइंट ये होना चाहिए, then we can get into the remedies like chocolate, we can get into टीलिया यूरोपा और कितनी सारी रेमेडी हैं जो उसमें पड़ी हुई हैं ग्रुप में, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम देखते हैं केस को अपने एंगल से तो प्रॉब्लम होएगी, वो सब स्कैटर्ड हो जाएंगे। पर अगर सिर्फ हम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट करें, मेडिसिन को साइड पे छोड़ करें कि व्हाट इज टू बी ट्रीटेड, इस केस में ऐसा क्या है जो ठीक होने वाला है, ऑन द प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्सन, वो जो बंदा है जो बीमार है वो क्या बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। पर हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये बात नहीं है, तेरा जोड़ खराब है। अब जो पैथोलॉजी वाला होगा वो क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, जोड़ खराब है, हमने जोड़ को ट्रीट करना है, तू उसको छोड़, तू ये बता इसमें दर्द कैसे होती है। और वो कहता है नहीं यार ये दर्द तो हो रही है पर मुझे ये चीज डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे ही सपोज कि दूसरा बंदा, दूसरी एक्सट्रीम क्या हो सकती है, वो कह रहा है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे लेफ्ट इंग्वाइनल एरिया में पेन होती है, नीचे को रेडिएट करती है, फ्लैटस से आराम मिलता है। तो हम उसको बोलेंगे नहीं, तू ये बता मुझे जब ये तुझे होता है तुझे फील कैसा होता है, क्योंकि मेरा एस्पेक्ट मेंटल है, राइट। तो मुझे ये पता ही नहीं है कि ये लेकेसिस की इंडिकेशन है ये, क्योंकि मुझे सिर्फ मेंटल समझ आता है तो मैं उसको खींच के मेंटल की तरफ लेके आता हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केस की जो उसको क्या बोलते हैं, जो केस की तो प्लेस दैट वैल्यू है। मीन्स, हाँ हाँ जी, दैट मीन्स हाँ द बोल बच्चे। वी शुड बी एन अनबायस्ड लिसनर, कि बस पहले पेशेंट का हमने वो हाँ देखना है हाँ कि हाँ उसकी बिल्कुल बिल्कुल। प्रायोरिटी क्या है उसमें। तो बट आई वांट, बिल्कुल हाँ बेटा, जी। मैं बट आई वांट टू से कि जब आप केस लो तो आप ऐसे केस लो कि आप किसी सिस्टम के हिसाब से केस ना लो, राइट। एंड दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर दिनेश चौहान, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करोगे, उनका जो केस टेकिंग पैटर्न है वो इतना अनबायस्ड है, केस टेकिंग वाला पैटर्न, कि सिर्फ केस को अंडरस्टैंड करना ऑन द बेसिस ऑफ कि वो केस में ऐसा क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप आओ कि इसके ऊपर एप्लीकेशन क्या होने वाली है, राइट। अपनी स्ट्रेंथ पर ही प्ले करो। मैं उस वे नहीं कह रहा कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल रूब्रिक समझ आते हैं, रूब्रिक के थ्रू अंडरस्टैंड करो, कोई बात नहीं है। पर तब आपके पास जो वो केस ऐसा नहीं होएगा जो आपने पिक एंड चूज कर लिए, उसके उसमें जो डाटा है वो रियल डाटा होएगा। Yes, sir. You explained it so beautifully. Thank you so much. ओके बच्चे, एनी क्वेरी? तो वाइंड अप करते हैं। बेटा इसमें और भी ये सोच भी सकते हो, एक और प्रोसेस है कि जब हमें नंबर ऑफ मेडिसिन मिलती है ना एक ही पेशेंट के लिए, अलग अलग डॉक्टर्स बताते हैं, तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो सिलेक्ट करी जाती है डॉक्टर से वो पॉलीक्रेस्ट होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिट कर ही जाती हैं मरीज को, कुछ सिम्टम्स निकल जाते हैं तो हमको लगता है कि हाँ वो रिकवर हो रहे हैं। फिर वही बात आती है जो मैंने पहले बोली थी कि सिम्टम्स चले जाते हैं लेकिन पैथोलॉजी रह जाती है कई बार पेशेंट की ना। तो वहां तक जब कुछ डॉक्टर सिंगल रेमेडी पर पहुंचते हैं ना, एक ही रेमेडी बार बार आए सबके पास, तो वो एग्जैक्ट रेमेडी होती है। जैसे डॉक्टर योगेश ने भी कहा कि हमें अनप्रेजुडाइज जो होना है ना वो होना जरूरी है,
हम जब अपनी नजर से अपना हिसाब से देख लेते हैं, अपने आप को बीच में डाल के देख लेते हैं, वो गलत हो जाता है वहां पे। इसलिए रेमेडीज भी अलग आ जाती हैं। सबसे पहले मैं जो नए बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिस से पहले खुद को समझना जरूरी होता है, ताकि तुम मरीज में से खुद को निकाल सको। दूसरे को समझने से पहले अगर हम खुद को समझ लें और उसको समझते हुए खुद को उसके बीच में ना डालें, अपने आप को बाहर निकाल के उसको देखेंगे, तो वो एग्जैक्ट सिम्टम्स रहते हैं, चाहे वो माइंड पर लो चाहे फिर पैथोजेनेसिस पर लो। क्योंकि हम पैथोजेनेसिस पे भी मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेन पर ज्यादा स्ट्राइक करते हैं, या जो चीज उनकी सेंसिटिव होती है वहीं पर हम ज्यादा गौर करते हैं कि नहीं यार इसको ये तो नहीं हो रहा है ना। तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये मेरा है, मुझे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, अगर मरीज का है वो मैंने पिक करना है। जी मैम, या थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैम ने अभी बोला कि यहाँ पर एक मैं कोट यूज करता होता हूँ क्लास में। इफ यू लुक द वर्ड राइट, इफ यू लुक द स्पाइडर थ्रू द आईज ऑफ ए बी और इन इंसेक्ट, तो आपको क्या लगेगा? सोच के देखो, आपको लगेगा ये आलसी है, राइट। और अगर स्पाइडर देखेगा बी को तो उसे लगेगा वो पागल है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप प्लेटिना हो तो आपको सभी लगेगा कि यार इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप रूब्रिक बोला ले लोगे। अगर आप बहुत ज्यादा सटल हो, फॉर एग्जाम्पल जो जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको सभी हॉटी लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सेपरेट करना। और यहाँ पर एक चीज और मैं बताने की आपको ट्राई करता हूँ जो मेरे लिए भी हेल्पफुल रही है, जो मैंने सर में देखी थी डॉक्टर दिनेश में, और उसने मुझे सच में हेल्प किया। आप भी अगर करोगे तो उसमें हेल्प करेगी। उन्होंने वो क्या करते हैं, सर क्या करते हैं, जब उनके पास कोई भी केस आ गया तो वो केस एज ए होल लेते हैं, वो एज ए सिस्टम के हिसाब से केस नहीं लेते। केस को पूरा समझ लिया हर तरीके से, पैथोलॉजी को भी समझते हैं, हर चीज को समझते हैं। समझने के बाद वो एक सेट ऑफ रेमेडीज लिखते हैं जो उनके हिसाब से उस स्टेट की रेमेडीज हैं एज ए होल। जब वो उसको लिख लेते हैं, देन वो उस केस को एज एन अंडरस्टैंड करते हैं कि इसी केस को अगर डॉक्टर विजयकर समझने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे समझने की कोशिश करेंगे। देन वो रेमेडीज भी लिख लेते हैं। देन करने की कोशिश करेगा तो वो कौन कौन सी रेमेडीज इसके लिए सोच सकता है वो भी लिख लेते हैं। देन वो देखते हैं कि अगर सिर्फ कीनोट्स के थ्रू इस केस को समझना चाहें तो कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो इसमें आती हैं, वो भी लिख लेते हैं। देन वो देखते हैं कि अगर वो कोई पेटेंट वाला भी है, फॉर एग्जांपल जहां इन केस कोई बिल्कुल स्पेसिफिक प्रिस्क्राइबर है, उसकी नजर से इसके लिए कौन कौन सी रेमेडी दी जा सकती है। सपोज कि हेलो, हाँ Yes. जी। हाँ जी, नहीं ब्रेक हो गया था, राइट। तो सर सारी की सारी रेमेडीज लिख लेते हैं जितनी हो सकती हैं। देन वो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई रेमेडी है जो थ्रू थ्रू नजर आ रही है। अगर नहीं आ रही है वो सभी को पढ़ते हैं, क्योंकि वी नेवर नो कि हम नॉन स्टेट्स से इतने ज्यादा बायस्ड होते हैं। सपोज आपके पास कोई केस है जो एसिडिटी का केस है और उसकी जलन जा ही नहीं रही है, इतनी जलन हो रही है, उसको ऐसे लगता है कि मेरी सारी की सारी ये पूरी की पूरी इसोफेगस पूरी जल रही है, बर्निंग हो रही है। और पेशेंट वो प्लेटिना जैसा है, आप उसको प्लेटिना दे रहे हो वो बेटर नहीं हो रहा। अब आपको मालूम ही नहीं है देयर इज अ रेमेडी रुबीनिया विच इज नोन फॉर एसिडिटी लाइक दिस हैविंग ए मेंटल स्टेट लाइक प्लेटिना, जैसे मैंने अभी कॉल्चिकम का बताया, राइट। पर सर को नजर आ जाएगा क्योंकि वो एसिडिटी की रेमेडीज भी लिखेंगे साइड पर, और एसिडिटी की रेमेडी जैसे ही लिखेंगे तो पहली रेमेडी रुबीनिया आने वाली है। और जैसे ही वो उसके मटीरिया मेडिका में पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसमें रुब्रिक मिलेगा डिल्यूजन फीलिंग लाइक एन एम्परर, क्वीन से भी ऊपर, क्वीन का बाप बेसिकली एम्परर, वो है रुबीनिया में। और इतनी हाई सेक्सुअलिटी है जैसे प्लेटिना से भी ज्यादा। प्लेटिना सिर्फ सेक्सुअलिटी है और उसमें क्या है, ऑर्गीज की डिजायर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो सर को दिख पाएगी, राइट। अब यही थेरेपेटिक प्रिस्क्राइबर सीधा रुबीनिया दे देगा, वो प्लेटिना नहीं देख पाएगा। पर अगर आप एज ए होल देखोगे तो ना तो आप प्लेटिना मिक्स करोगे ना ही रुबीनिया मिक्स करोगे। दिस इज आई वांट टू कन्वे। वाइंड अप करें अब? Yes. और कोई क्वेरी हम अगर किसी की है तो आप चैट में लिख दीजिए या फिर ग्रुप पे डाल दीजिए। या वी विल आंसर। जी या वी विल आंसर। थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक यू, मानसी जी। थैंक यू वेरी करने से मच। पहले
बाइंड अप करने से पहले एक और अनाउंसमेंट कि जी हम स्पाइन पर 3 दिन की क्लासेस लेंगे जनवरी लास्ट वीक में। किसी को भी ज्वाइन करना हो तो मुझे या फिर डॉक्टर योगेश को कांटेक्ट कर लेंगे। जी नंबर मेरे फ्लैश भी हो रहा होगा, नहीं तो मानसी से लेना। मानसी जी प्लीज। जी मैं डाल दूंगी। स्पाइन के लिए जरूरी है, स्पाइन में 33 वर्टिब्रास, उसमें कितने नर्व्स निकलते हैं, कहाँ कहाँ उसके कोर्सेज है, कौन से ऑर्गन्स रिलेट करेगा, तो मेडिसिन अलग। नॉट स्पाइन एक ही है, ये एक सिंगल ऑर्गन है तो सिंगल मेडिसिन होगी, नहीं होती ऐसे। जी तो कुछ केसेस भी देखेंगे उसमें। ओके ओके सो thank you very much, Dr. Promila Madam and Dr. Yogesh Sir. It was a really very informative and practical session. So I hope everybody will get benefited through today's session. So thank you. Thank you everyone for joining. Thank you, Liaquat Sir, and thank you, my PHF team. Thank you. Have a great day. Bye bye. बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, ma'am, for a wonderful session. Thank you.